नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आरपीएससी स्कूल लेक्चरर एग्जाम कॉमर्स के प्रेपरेशन के बारे में। इसमें कॉमर्स सब्जेक्ट का फास्ट रिवीजन करेंगे और रिवीजन क्लास का ये पार्ट 1 है। सिलेबस वाइज जो टॉपिक्स हैं प्रॉपर ऑर्डर में जैसे सिलेबस में दिए गए हैं, हर एक टॉपिक को कवर करते हुए ये पूरे लेक्चर होगा। पहला पार्ट है ये टोटल 3 पार्ट में डिवाइड है जिसमें कॉमर्स कंप्लीट आपका रिवाइज हो जाएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है आपकी प्रेपरेशन में, खास तौर पे पीजीटी कॉमर्स की प्रेपरेशन में। आरपीएससी के लिए तो ये हेल्पफुल है ही, इसके अलावा आप बाकी जगह भी पीजीटी कॉमर्स का कोई एग्जाम देंगे तो उसमें भी काफ़ी मदद करेगा। स्टार्ट करते हैं। हाँ, ये तो कॉमर्स सब्जेक्ट जो पार्ट 2 है। पार्ट 1 में इसके में जो पेपर 1 होगा वो जर्नल का है। हम केवल कॉमर्स सब्जेक्ट इसमें कवर करेंगे। कॉमर्स सब्जेक्ट भी आगे पार्टीशंस में है अलग-अलग, जिसमें पहला पार्ट है जिसको हम आज कवर करेंगे। ये सीनियर सेकेंडरी लेवल का जो टॉपिक है वो इसमें कवर्ड है। इसमें सीनियर सेकेंडरी लेवल का भी जो पहला पार्ट है उसमें भी जो टॉपिक्स दिए हैं उनके हिसाब से मैंने चैप्टराइजेशन किया है, जिसमें जो पहला टॉपिक सिलेबस में दिया है आरपीएससी ने, कमीशन ने, उसका पहला जो टॉपिक है वो चैप्टर 1 में रखा है, प्रिंसिपल्स ऑफ बुक कीपिंग। यहाँ पे ये लिंक दिया है, अगर आप डिटेल में वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। ये इन शॉर्ट होगा फास्ट प्रेपरेशन के लिए। फिर भी आपको जैसे इस टॉपिक की डिटेल स्टडी करनी है तो आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। इनके लिंक यहाँ पे दिए गए हैं। ये पूरी पीडीएफ जो मैं अभी जिससे स्टडी कर रहे हैं, ये पूरी पीडीएफ भी आपको अवेलेबल होगी और ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराऊंगा, आप वहां से इसको ज्वाइन कर सकते हैं और आप फाइल सेक्शन में जाएंगे जहां पे आरपीएससी के कॉमर्स के शॉर्ट नोट्स के नाम से ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग की। तो अकाउंटिंग के मामले में हिस्टोरिकली अगर इंडिया में देखा जाए तो अकाउंट्स के जो सबूत मिलते हैं, प्रूफ मिलते हैं, वो अर्थशास्त्र पहली बुक मानी जाती है भारतवर्ष में जिसमें अकाउंट्स के बारे में जानकारी दी गई है। अर्थशास्त्र जो बुक है ये लिखी थी कौटिल्य ने। कौटिल्य मिनिस्टर थे चंद्रगुप्त। कौटिल्य को विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। इसके अलावा इंटरनेशनल लेवल पे जो सबसे पहली बुक मानी जाती है अकाउंटिंग के मामले में और सबसे महत्वपूर्ण बुक मानी जाती है और जिसकी वजह से ये माना जाता है कि अकाउंट्स का जन्म हुआ इंटरनेशनल लेवल पे, डबल एंट्री सिस्टम का जन्म हुआ, उस बुक का नाम है सम्मा डे अर्थमेटिका ज्योमेट्रिका प्रोपोर्शन एंड प्रोपोर्शनैलिटी और इंग्लिश में इसका जो ट्रांसलेशन है रिव्यू ऑफ अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोपोर्शंस। इस बुक के राइटर थे फ्रा ल्यूका बार्टोलोमियो डे पैसियोली और ये वेनिस के थे। 1494 में ये बुक इन्होंने लिखी थी। ल्यूका पैसियोली के नाम से ये विख्यात हैं और इनको फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम या फादर ऑफ अकाउंटिंग या फादर ऑफ बुक कीपिंग भी कहा जाता है। डेबिट वर्ड जो है ये माना जाता है कि ये इटालियन डेबिटो वर्ड से आया और जो इटालियन डेबिटो वर्ड था वो लैटिन डेबिटा या डेबियो से आया, ऐसा माना जाता है। क्रेडिट वर्ड जो है वो इटालियन क्रेडिटो से आया और क्रेडिटो जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड क्रेडो से आया, ऐसा माना जाता है। तो इसके अलावा डेबिट और क्रेडिट के इनके जो वर्बल मीनिंग है ये इनका खाली रूट है। अगर इसका मीनिंग आप पूछेंगे अकाउंटेंसी में क्या है डेबिट और क्रेडिट का, तो डेबिट और क्रेडिट का केवल इतना मीनिंग है कि डबल एंट्री सिस्टम में दो तरफ ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है जिसमें से एक साइड डेबिट होती है और दूसरी साइड क्रेडिट। कुछ ट्रांजेक्शंस ऐसी होती हैं जिनको डेबिट में रिकॉर्ड करना होता है, कुछ ऐसी होती हैं जिनको क्रेडिट में रिकॉर्ड करना होता है। तो अब डेबिट में रिकॉर्ड करने के और क्रेडिट में रिकॉर्ड करने के अलग से रूल्स हैं जिनके बारे में हम इसी वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। अब अगर कोई डेबिट और क्रेडिट पूछता है तो जैसे हम लोग लेफ्ट और राइट हमारी दो साइड होती हैं, दिशा होती हैं, वैसे ही अकाउंट्स में भी डेबिट और क्रेडिट दो साइड होती हैं एक अकाउंट की। अब कुछ महत्वपूर्ण डेफिनेशंस। अकाउंटिंग अकाउंटिंग क्या होती है? अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जिसमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। बुक कीपिंग एक ऐसी प्रोसेस है जो अकाउंटिंग का पार्ट है और जिसमें हम डे टू डे ट्रांजैक्शंस को
रिकॉर्ड करते हैं अकाउंट्स की बुक्स में। अब कई दफा ये रहता है कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है, तो इस बारे में दो विचारधाराएं। एक विचारधारा ये कहती है कि जो अकाउंटिंग है वो एक मेजर एक्टिविटी है और जो बुक कीपिंग है वो उसी का एक पार्ट है। दूसरी विचारधारा है वो ये कहती है कि अकाउंटिंग जो होती है, अकाउंटिंग उससे पहले बुक कीपिंग होती है। तो अपनी जगह ये दोनों ही सही हैं। जब हम लार्जर पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो बुक कीपिंग इटसेल्फ अकाउंटिंग का एक पार्ट है। जब हम संकीर्ण दृष्टिकोण से देखते हैं, नैरो अप्रोच से देखते हैं, तो पहले बुक कीपिंग होती है, उसके बाद अकाउंटिंग होती है। जनरली बुक कीपिंग का जो काम होता है वो नॉन टेक्निकल होता है, जिसको कोई भी व्यक्ति जिसकी अकाउंटिंग अकाउंट्स की प्राइमरी जानकारी है वो बुक कीपिंग का काम कर सकता है। अकाउंटिंग का काम जो होता है वो एनालिटिकल होता है और बुक कीपिंग को भी अपने आप में समाहित रखता है। जब बुक कीपिंग संपन्न हो जाती है तो उसके बाद अकाउंटिंग का जो अगला पार्ट होता है, जो मेजर पार्ट होता है, जिसमें एनालिसिस होता है और इंटरप्रिटेशन होता है, वो सारा काम अकाउंटिंग में आ जाता है। बिजनेस या इकोनॉमिक इवेंट, बिजनेस या इकोनॉमिक इवेंट ऐसे हैपनिंग के कॉन्सिक्वेंसेस को कहा जाता है, यानी कि कुछ घटना होती हैं उनके जो परिणाम होते हैं उनको बिजनेस या इकोनॉमिक इवेंट तब कहा जाता है जब उनको मनी में मेजर किया जा सके। यानी ऐसी ट्रांजैक्शंस जो जो मनी में मेजरेबल होती हैं उन्हीं को बिजनेस या इकोनॉमिक इवेंट माना जाता है। इवेंट दो तरीके की हो सकती हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल इवेंट ऐसी होती हैं जिनमें एक तो खुद संस्था शामिल होती है और संस्था के साथ एक बाहरी पक्ष शामिल होता है, बाहरी संस्था कोई। जैसे बाहरी संस्थाओं के साथ सेल करना, परचेज करना, ये एक्सटर्नल इवेंट है। इंटरनल इवेंट ऐसी इवेंट होती हैं जिसमें दोनों पक्ष संस्था के अंदर के ही होते हैं। जैसे संस्था के एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में किसी सामान का भेजना, ये एक इंटरनल इवेंट है। ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन का मतलब ऐसी इकोनॉमिक इवेंट से होता है जो अकाउंट्स में कोई चेंज लाती हैं। अकाउंट्स में चेंज लाने का मतलब है कि जो हमारे बिजनेस के चाहे तो एसेट्स में या लायबिलिटीज में या एक्सपेंसेस में या इनकम में किसी में भी कोई परिवर्तन लाती हैं, चेंज लाती हैं, तब उनको ट्रांजैक्शन कहा जाता है। ट्रांजैक्शंस को बिजनेस में इसीलिए रिकॉर्ड किया जाता है क्योंकि वो इनमें से किसी चीज में चेंज लाते हैं। अगर कोई ऐसी अक्रेंस है जिससे इनमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, हमारी एसेट लायबिलिटी या इनकम या एक्सपेंसेस में, तो ऐसी चीजें रिकॉर्ड होती नहीं है। जैसे मान लो ऑर्डर दिया, आदेश दिया हमने, अब आदेश दिया, ना एसेट पे कोई फर्क पड़ा, ना लायबिलिटी पे कोई फर्क पड़ा, ना एक्सपेंस पे कोई फर्क पड़ा, ना इनकम पे कोई फर्क पड़ा, तो इसकी कोई रिकॉर्डिंग अकाउंट्स में होती नहीं है। नेक्स्ट है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन अकाउंटिंग की प्रोसेस का वो पार्ट होता है जिसमें हम ट्रांजेक्शन की आइडेंटिफिकेशन करते हैं, उसकी पहचान करते हैं कि इसको रिकॉर्ड करना है या नहीं करना है। मेजरमेंट, अगर हम एक बार किसी ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई कर लें कि इसको रिकॉर्ड करना है, तो अब उसको मेजर किया जाता है कि कितना मॉनेटरी यूनिट से उसको मेजर करना है। इसमें मॉनेटरी वैल्यू देखी जाती है उस ट्रांजैक्शन में जो इन्वॉल्व होती है। अब रिकॉर्डिंग, जब हम मेजर कर लेते हैं वैल्यू कि कितने वैल्यू से हम इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो बारी आती है लिखने की। और रिकॉर्डिंग का काम जो होता है, इसका मतलब होता है बुक्स में लिखना। रिकॉर्डिंग का काम प्राइमरी बुक्स में होता है अकाउंटिंग की, जो शुरुआती बुक्स होती हैं उनमें। इसके बाद है क्लासिफाइंग। जब हम प्राइमरी बुक्स में रिकॉर्ड कर लेते हैं ट्रांजेक्शंस को, तो अब एक जैसी जो ट्रांजैक्शन होती हैं उनको अलग अलग ग्रुप बनाते चले जाते हैं और ग्रुपिंग का जो काम होता है उसको क्लासिफाइंग कहते हैं और यह काम लेजर में होता है। जैसे जर्नल में तो हमने सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर ली, अब कैश वाली कैश अकाउंट में, बैंक वाली बैंक अकाउंट में, परचेज वाली परचेज अकाउंट में, सेल्स वाली सेल्स अकाउंट में, कैपिटल वाली कैपिटल अकाउंट में, यानी कि एक तरफ ट्रांजैक्शन को हम ग्रुप्स में बनाते चले जाते हैं जिसको हम क्लासिफाइंग कहते हैं। जब हमारा लेजर बन जाता है क्लासिफिकेशन में, तो लेजर के बैलेंस निकाले जाते हैं और लेजर के जो बैलेंसेस होते हैं, अब किसी लेजर का डेबिट बैलेंस होता है तो किसी का क्रेडिट बैलेंस होता है, उस बैलेंस के अकॉर्डिंग उसकी समरी तैयार की जाती है। सारे डेबिट बैलेंसेस एक तरफ लिखे जाते हैं और सारे क्रेडिट बैलेंसेस दूसरी तरफ लिखे जाते हैं। जब हम ऐसा काम करते हैं तो इसको कहते हैं ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस इस पर्पज के लिए होता है, समराइजिंग के लिए। ट्रायल बैलेंस के साथ ही साथ हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट से हमें ये पता चलता है कि कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है और बैलेंस शीट से पता चलता है कितनी एसेट या लायबिलिटी है। अब इसके बाद काम शुरू होता है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन का। जो पी एंड एल है और बैलेंस शीट है, इसके प्रेपरेशन के साथ ही साथ काम शुरू हो जाता है एनालिसिस का। जब हम ये एनालाइज करते हैं कि हमारा जो प्रॉफिट है वो क्यों बढ़ा है या क्यों घटा है, हमारे जो करंट एसेट है और करंट लायबिलिटीज उनमें क्या रिलेशन है, ग्रॉस प्रॉफिट का सेल्स के साथ क्या रिलेशन है, जिसमें हम रेशियोज निकालते हैं, कैश फ्लो निकालते हैं, फंड फ्लो बनाते हैं, ये सब काम एनालिसिस का हो जाता है। एनालिसिस करने के आधार पे जब हम महत्वपूर्ण जानकारियां एक कंक्लूजन के तौर पे
प्रोवाइड करते हैं, यानी कि कंक्लूजन के तौर पे महत्वपूर्ण जानकारी हम निकालते हैं, तो उसको इंटरप्रिटेशन कहा जाता है। यानी कि हमने किसी चीज को समझा, एनालाइज किया, अब उसके बाद अपनी ओपिनियन बिल्ड की। तो जो ओपिनियन बिल्ड की जाती है वो इंटरप्रिटेशन का आउटकम होता है। हमने इंटरप्रेट किया घटनाक्रम को, तो अपनी एक ओपिनियन क्रिएट हुई। जो ओपिनियन हम क्रिएट करते हैं, जो इंटरप्रिटेशन हमारी निकल करके आती है, अब हम उसमें से जो महत्वपूर्ण जानकारी आई है निकल कर, उसको हम यूजर्स को प्रोवाइड कराते हैं, और इसको कहते हैं कम्युनिकेट करना इंफॉर्मेशन को। फिर है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन किसी संस्था को कहा जाता है, चाहे वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और चाहे वो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इंटरेस्टेड यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग में जो इंफॉर्मेशन होती है वो प्रोवाइड कराई जाती है यूजर्स को। यूजर वो व्यक्ति या वो संस्थाएं होते हैं जो हमारी संस्था के अकाउंट्स की जानकारी चाहते हैं। ये यूजर इंटरनल हो सकते हैं, एक्सटर्नल हो सकते हैं। इंटरनल ऐसे यूजर होते हैं जो संस्था की इंटरनल डिसीजन लेते हैं, और उसके लिए उन्हें संस्था की जानकारी की जरूरत होती है। इसमें संस्था की अंदर की पूरी मैनेजमेंट शामिल रहती है, चाहे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, चीफ फाइनेंस ऑफिसर है, वाइस प्रेसिडेंट, बिजनेस यूनिट मैनेजर, प्लांट मैनेजर, स्टोर मैनेजर, जनरल मैनेजर, प्रेसिडेंट, चेयरमैन, सीईओ, आप कोई भी नाम दो। एक्सटर्नल यूजर ऐसे व्यक्ति होते हैं जो संस्था के अंदर के डिसीजन नहीं लेते हैं, मतलब संस्था के आंतरिक डिसीजन नहीं लेते हैं। इसमें सभी प्रेजेंट और पोटेंशियल इन्वेस्टर हो सकते हैं, जैसे कि शेयर होल्डर। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण बात यह है कि कंपनी के केस में जो शेयर होल्डर होते हैं वो ओनर होते हैं, बट जो शेयर होल्डर होते हैं वो केवल बाहरी होते हैं, और वो वोटिंग डाल करके डायरेक्टर्स का चुनाव कर लेते हैं। तो डायरेक्टर्स जो है वो इंटरनल यूजर हो जाते हैं, बट शेयर होल्डर बाहरी यूजर होते हैं कंपनी के केस में। लेकिन अगर बात करें हम सोल ट्रेड की या पार्टनरशिप की, तो सोल ट्रेड या पार्टनरशिप जो होते हैं उनमें जो ओनर होते हैं वही डिसीजन भी लेने वाले होते हैं, मैनेजमेंट भी होते हैं। तो उनके केस में, सोल ट्रेड और पार्टनरशिप के केस में, जो ओनर होते हैं वो इंटरनल यूजर ही होते हैं। इसके अलावा एक्सटर्नल यूजर्स में क्रेडिटर्स, सप्लायर्स, डिवेंचर होल्डर्स, टैक्स वाले, रेगुलेटरी एजेंसी, लेबर यूनियन, ट्रेड एसोसिएशन, ये सब आ जाते हैं। नेक्स्ट है अकाउंटिंग के ब्रांचेस। तो अकाउंटिंग के अलग अलग ब्रांच है, मतलब अकाउंटिंग के अलग अलग टाइप्स हैं ये एक तरीके से। अलग अलग ब्रांचेज में जो बेसिक या सबसे शुरुआती अकाउंट है या सबसे महत्वपूर्ण जो ब्रांच है अकाउंटिंग की, वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। बाकी सारी अकाउंटिंग इसी के ऊपर बेस्ड है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग अकाउंटिंग का वो पार्ट है जिसमें हम सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखते हैं फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स का, और साथ ही साथ प्रिपेयर करते हैं और प्रेजेंट करते हैं फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, जैसे कि P&L बनाना, बैलेंस शीट बनाना, कैश फ्लो बनाना, फंड फ्लो बनाना, ये सब फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। नेक्स्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग अकाउंटिंग का वो पार्ट है जिसमें हम हमारे यहाँ जो प्रोडक्ट बनते हैं या जो हम सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, उनकी हम कॉस्ट तय करते हैं, कॉस्ट को रिकॉर्ड करते हैं और उसको तय करने का काम करते हैं, एसरटेन करने का, ये कॉस्ट अकाउंटिंग का काम होता है। अब है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो होती है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के ऊपर बेस्ड होती है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग दोनों तब के आधार पे ही मैनेजमेंट अकाउंटिंग की जाती है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब है कि जो मैनेजमेंट होती है संस्था की, वो डिसीजन लेने के लिए जब अकाउंटिंग का यूज करती है तो उसी को मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहा जाता है। इसमें कोई संस्था की जो मैनेजमेंट होती है वो बजट बनाती है, डिसीजन लेती है, प्राइसिंग डिसीजन लेती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन लेती है। जो हमारे पास अवेलेबल अकाउंट्स होते हैं, फाइनेंशियल अकाउंट या कॉस्ट अकाउंट, उनके आधार पे इसको मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहा जाता है। अब है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या होती है? अकाउंटिंग में जो भी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन होती है, जो भी यानी कि जानकारी होती है काम की, वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कहलाती है। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की जो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मतलब जो इसकी क्वालिटी के बारे में बताती हैं, वो है रिलायबिलिटी, यानी कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रिलायबल होनी चाहिए। रिलायबल कब होगी? जब उसमें कोई एरर या बायस नहीं होगा। रेलिवेंट होनी चाहिए। रेलिवेंट कब होगी? जब वो यूजर की नीड के मुताबिक होगी। अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए। अंडरस्टैंडेबल कब होगी? जब वो इस हिसाब से बनाई जाएगी कि जो यूजर है वो आराम से उसको समझ सके। कंपेरेबिलिटी, कंपेरेबिलिटी कब होगी? जब उसके लिए कॉमन फॉर्मेट यूज किए जाएंगे, कॉमन पीरियड यूज किए जाएंगे, ताकि एक पीरियड के अकाउंट्स दूसरे पीरियड से कंपेयर हो सके। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग में अकाउंटिंग के मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ऑब्जेक्टिव है रिकॉर्ड मेंटेन करना बिजनेस ट्रांजेक्शंस के, प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना, फाइनेंशियल पोजीशन डिपिक्ट करना, और अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यूजर्स को प्रोवाइड कराना। इसके अलावा और भी बहुत सारे अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब है बेसिक टर्म्स अकाउंटिंग में। अकाउंटिंग में बहुत सारी बेसिक टर्म्स हैं जिनका मीनिंग हमें पता होना चाहिए, जिसमें एंटिटी, एंटिटी का मतलब होता है उस रियलिटी से जिसका डेफिनिट इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस होता है। डेफिनिट इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस का मतलब होता है एक निश्चित उसका अपना एग्जिस्टेंस होता है। जैसे एक बायर,
एक सेलर, एक इंस्टीट्यूशन, एक संस्था जिनके नाम से लेन-देन हो सकते हैं, जिनके नाम से एसेट रखी जा सकती है, जिनके नाम से लायबिलिटी क्रिएट हो सकती है, वो सब एंटिटी कहलाते हैं। कोई भी सेलर, कोई भी बायर, कोई भी इंस्टीट्यूशन, ये सब एंटिटी होते हैं। बिज़नेस एंटिटी उसको कहते हैं जब किसी बिज़नेस एंटरप्राइज़ के बारे में बात करते हैं तो वो बिज़नेस एंटिटी कहलाता है। ट्रांज़ैक्शन का मतलब ऐसे इवेंट से होता है जिसमें ये ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस भी कर चुके हैं, जो अकाउंट्स में चेंज लाते हैं, यानी कि जिसमें कोई वैल्यू शामिल होती है। एसेट का मतलब ऐसे रिसोर्सेज से होता है जिनकी कोई कीमत होती है, जिनकी कोई मॉनेटरी टर्म्स में वैल्यू होती है, उसको एसेट कहते हैं। लायबिलिटी का मतलब ऐसे ऑब्लिगेशन से होता है या डेट से होता है जो एक पर्सन को, एक संस्था को, किसी बाहरी पक्ष को पे करना पड़ेगा, वो हमारी लायबिलिटी होता है। कैपिटल का मतलब होता है ओनर के द्वारा जो इन्वेस्ट किया गया है बिजनेस में या फर्म में। रेवेन्यू रेवेन्यू का मतलब होता है कि जो हम अर्न करते हैं प्रोडक्ट सेल करके या सर्विसेज सप्लाई करके अपने कस्टमर्स को। हमें कस्टमर से जो भी मिलता है उनको प्रोडक्ट सेल करने से या सर्विस सेल करके जो भी हम उनसे प्राप्त करते हैं मुद्रा, मनी, वो रेवेन्यू कहलाता है। एक्सपेंसेस का मतलब उस कॉस्ट से होता है, उस खर्चे से होता है जो हमें रेवेन्यू अर्न करने में पे करने पड़ते हैं। जैसे रेवेन्यू अर्न करने के लिए मतलब हमें गुड्स को सेल करके पैसा लेने के लिए या सर्विसेज सेल करके पैसा लेने के लिए हमें किसी को सैलरी देनी पड़ती है, हमें किसी को किराया देना पड़ता है, किसी को कमीशन देना पड़ता है, ये सब एक्सपेंसेस हैं। अब है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर वर्ड यूज किया जाता है जब हम किसी से कोई बेनिफिट या प्रॉपर्टी रिसीव करते हैं और उसको अमाउंट पे करते हैं तो उसको एक्सपेंडिचर कहते हैं। एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो सकता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो सकता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तब कहा जाता है जब किसी एक्सपेंडिचर का जो बेनिफिट है वो विद इन 1 ईयर एग्जॉस्ट कर जाए, जैसे स्टेशनरी का परचेज करना, रॉ मटेरियल का परचेज करना। अब है कैपिटल एक्सपेंडिचर, ऐसा एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट हमें लंबे समय तक मिलेगा। जैसे एक्सपेंडिचर अगर हम करते हैं बिल्डिंग परचेज करने पे, फर्नीचर परचेज करने पे, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब है प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब होता है कि जो रेवेन्यू हम एक पीरियड के दौरान प्राप्त करते हैं उसमें से हम रिलेटेड एक्सपेंस घटा दें तो प्रॉफिट आ जाएगा। जैसे रेवेन्यू का मतलब क्या है कि हमने सेल से जो पैसा जुटाया, हमने टोटल सेल से 10 लाख जुटाए और टोटल हमारे एक्सपेंसेस 8 लाख हो गए, तो इसका मतलब जो 2 लाख है वो प्रॉफिट कहलाएगा। गेन गेन ऐसे प्रॉफिट को कहा जाता है जो नॉर्मल बिजनेस से हट के होता है, ऐसी एक्टिविटीज से जो इंसिडेंटल होती हैं, अक्षबात होती हैं। जैसे हमारा मान लो रूटीन बिजनेस तो है फर्नीचर बनाना और उसको बेचना, तो फर्नीचर बेचने से जो प्रॉफिट है वो तो प्रॉफिट कहलाएगा। बट मान लो हम अपनी संस्था की किसी पुरानी मशीन को बेच दें और उससे हमें कोई प्रॉफिट हो जाए तो वो गेन कहलाएगा। नेक्स्ट है लॉस। लॉस का मतलब होता है कि अगर हमारे एक्सपेंसेस हमारी रेवेन्यू से ज्यादा हो जाते हैं तो वो लॉस कहलाता है। डिस्काउंट डिस्काउंट का मतलब होता है कि जो हम सामान बेच रहे हैं, जो हम सामान खरीद रहे हैं, उसकी कीमत में जो कमी है, जो डिडक्शन है, उसको डिस्काउंट कहते हैं। ये ट्रेड डिस्काउंट हो सकती है, कैश डिस्काउंट हो सकती है। ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट होती है जो सेल इंक्रीज करने के लिए दी जाती है। जैसे मान लो किसी शॉप पे, किसी शॉपिंग मॉल पे हम जाते हैं और वो वहां पे बोर्ड बैनर लगा के रखते हैं कि 10% डिस्काउंट या 50% डिस्काउंट, तो ये ट्रेड डिस्काउंट है, क्योंकि इसमें ये बात का हवाला नहीं है कि आपको नकद पैसा देना पड़ेगा या उधार सामान लेना पड़ेगा। इसमें केवल उन्होंने ये कहा है कि आप खरीद लोगे तो हम 10% डिस्काउंट दे देंगे, तो ये अट्रैक्ट करने के लिए ट्रेड डिस्काउंट है। कैश डिस्काउंट ऐसी डिस्काउंट होती है जिसका पर्पज केवल ये होता है कि कैश का कलेक्शन जल्दी से हो जाए। तो ये तब होता है जब ऐसी कंडीशन सेट होती है कि अगर आप कैश पेमेंट कर देते हो तुरंत तो आपको 10% या 2% एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। ये डिस्काउंट कैश डिस्काउंट कहलाता है। वाउचर वाउचर एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है किसी ट्रांजैक्शन का। कोई ट्रांजैक्शन हुई है तो उसका सबूत, जैसे कोई रिसीप्ट, मेमो, बिल। गुड्स गुड्स ऐसे प्रोडक्ट्स को कहा जाता है जिनमें बिजनेस डील करता है। बिजनेस जिस सामान को खरीदता बेचता है उसको गुड्स कहते हैं। ड्राइंग्स ड्राइंग्स ओनर जो विड्रॉ करता है अपने बिजनेस से अपने पर्सनल काम के लिए, उसको ड्राइंग कहा जाता है। परचेज अकाउंट्स के मामले में परचेज ऐसे गुड्स के परचेज को कहा जाता है जिनमें बिजनेस डील करता है। स्टॉक या इन्वेंट्री जिस सामान में बिजनेस डील करता है, चाहे वो रॉ मटेरियल है, चाहे वो वर्क इन प्रोग्रेस है, उसको इन्वेंट्री कहा जाता है। डेटर डेटर का मतलब उन पर्सन या उन इंस्टीट्यूशन से होता है, उन संस्थाओं से होता है जिनको बिजनेस उधार सामान बेचता है। क्रेडिटर ऐसे पर्सन या ऐसी पार्टी या ऐसी संस्था जिनसे बिजनेस उधार सामान खरीदता है, उसको क्रेडिटर कहते हैं। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटिंग, इसमें अकाउंटिंग, गैप, प्रिंसिपल, स्टैंडर्ड्स ये सब आते हैं।
सबसे पहले बात करते हैं गैप। गैप का मतलब जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ऐसे प्रिंसिपल्स जिनको अकाउंटेंट जनरली एक्सेप्ट करते हैं और ये बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल और गाइडलाइन होते हैं। ऐसे प्रिंसिपल अकाउंटिंग प्रोफेशन के लिए एक फ्रेमवर्क देते हैं जिसके हिसाब से अकाउंटेंट्स इनको फॉलो करते हुए अकाउंटिंग बना सकते हैं, अकाउंटिंग तैयार करते हैं। गैप में शामिल होती हैं दो चीजें, बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल यानी कि जो अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट या प्रिंसिपल्स है, और दूसरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, वो स्टैंडर्ड जो अकाउंटिंग बॉडी इशू करती है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स उन जनरल गाइडलाइंस को बोलते हैं जो अकाउंटेंट्स को गाइड करती हैं कि वो कैसे अकाउंटिंग का काम करें। अब जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है वो दो डिफरेंट क्लासिफिकेशन होते हैं, दो मेजर क्लासिफिकेशन के इनके, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और अकाउंटिंग कन्वेंशन। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का मतलब ऐसे बेसिक अजम्पशन से है, मान्यताओं से है, जिनके बेसिस पे बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है और अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं। अकाउंटिंग कन्वेंशन, अकाउंटिंग कन्वेंशन ऐसे कस्टम्स को या ट्रेडिशंस को कहा जाता है जो एक गाइड की तरह काम करते हैं जब अकाउंटेंट रिपोर्ट्स या स्टेटमेंट तैयार करते हैं। मेजर प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग, आगे के लिए चाहे कोई एजम्पशन है चाहे कन्वेंशन है, सबको प्रिंसिपल बोला गया है। मेजर प्रिंसिपल अकाउंटिंग के में एक्रूअल प्रिंसिपल, एक्रूअल प्रिंसिपल या एक्रूअल कॉन्सेप्ट भी बोला जाता है। यह वो प्रिंसिपल है जो ये कहता है, जिसका ये मानना है कि अकाउंटिंग में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाएगा इस आधार पे कि वो एक्चुअली अकर हुए हैं, चाहे वो कैश में है और चाहे वो कैश में नहीं है। अगर कोई अकरेंस हुआ है, कोई एक्सपेंस हुआ है, कोई इनकम हुई है, तो उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस प्रिंसिपल, कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस, ये प्रिंसिपल कहता है कि जो पॉसिबल एक्सपेंसेस है या लॉसेज है, प्रोबेबल फ्यूचर में जो हो सकते हैं, उनके लिए प्रोविजन बनाना चाहिए। लेकिन फ्यूचर में अगर कोई रेवेन्यू हो सकती है तो जब तक श्योरिटी ना हो कि वो इनकम होगी तब तक उसको रिकॉर्ड नहीं किया जाना चाहिए। यानी कि प्रोबेबल रेवेन्यू, प्रोबेबल प्रॉफिट को इग्नोर किया जाना चाहिए, लेकिन प्रोबेबल एक्सपेंसेस के लिए प्रोविजन बना के रखना चाहिए। कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल ये कहता है कि अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स में या अकाउंटिंग के मेथड में या अकाउंटिंग के फॉर्मेट्स में एक कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए, मतलब बेवजह चेंज नहीं आना चाहिए ताकि वो कंपेरेबल बने रहे। कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि अकाउंटिंग में जो रिकॉर्डिंग होती है वो कॉस्ट के आधार पे होनी चाहिए, जो कॉस्ट हमें बियर की है हमने, यानी कि कोई एसेट अगर हमने परचेज की है तो उस परचेज करने में जो हमसे खर्च हुआ है वो उसकी कीमत मानी जानी चाहिए और उसी के आधार पे उसको बुक्स में दिखाया जाना चाहिए। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अकाउंटिंग में जब हम रिकॉर्डिंग करते हैं तो रिकॉर्डिंग में डुअल एस्पेक्ट का कॉन्सेप्ट लागू होता है, मतलब हम दो एस्पेक्ट देखते हैं किसी ट्रांजेक्शन के, एक पक्ष लेना दूसरा पक्ष लेना देना, एक पक्ष डेबिट दूसरा पक्ष क्रेडिट। तो ये डुअल एस्पेक्ट रिकॉर्डिंग होती है, जितने अमाउंट से हम क्रेडिट रिकॉर्ड कर रहे हैं उतने अमाउंट से हमें डेबिट भी रिकॉर्ड करना होगा। फुल डिस्क्लोजर, ये प्रिंसिपल कहता है कि सभी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन जो मटेरियल वैल्यू रखती है, मटेरियल का मतलब होता है कोई चीज का इतना महत्वपूर्ण होना कि जिससे डिसीजन प्रभावित हो सकता है, उसको मटेरियल वैल्यू की इंफॉर्मेशन बोला जाता है। तो ऐसी सभी इंफॉर्मेशन जो महत्वपूर्ण है उनको डिस्क्लोज करना चाहिए, रिवील करना चाहिए, वो छुपाई नहीं जानी चाहिए। फुल डिस्क्लोजर। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब बिजनेस के अकाउंट्स तैयार किए जाते हैं तो ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो बिजनेस है वो कंटिन्यू रहेगा और एक लंबे समय तक बिजनेस कैरी रहेगा, चलता रहेगा। मैचिंग प्रिंसिपल, मैचिंग प्रिंसिपल ये कहता है कि जब हम रेवेन्यू को रिकॉर्ड कर रहे हैं, जब हम रेवेन्यू को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हमें ये देखना चाहिए कि जो एक्सपेंसेस है वो भी सेम पीरियड के होने चाहिए। ये मैचिंग प्रिंसिपल है, मतलब किसी पर्टिकुलर रिलेशन में अगर कोई इनकम और एक्सपेंस है तो उनका पीरियड मैच करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर हम किसी वर्कर से काम कराते हैं और उसके वर्ष भर की सैलरी 10,000 बनती है, अब हम देखते हैं कि इस 10,000 में से मान लो हमने 8,000 तो पे कर दिया और 2,000 पे करना बाकी है, तो अब हम उसको कैसे करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे? हम ये देखेंगे कि 12 महीने उसने काम किया करंट ईयर में, तो उसकी वजह से जो हमें बेनिफिट हुआ वो 12 महीने का हुआ, तो उसकी वजह से जो सेल हुई हमारी वो 12 महीने की हुई, इसलिए सेल भी 12 महीने की लिखेंगे हम। उसकी वजह से जो सेल हुई है किसी पर्सन की वजह से, अगर वो सेल्समैन था हमारे यहाँ, और उस पे जो हमने खर्च किया वो भी हमें 12 महीने का लिखना होगा। तो ये मैचिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट है मेटीरियलिटी। मेटीरियलिटी का मतलब होता है महत्वपूर्णता। ये प्रिंसिपल ये कहता है कि मेटीरियल फैक्ट जो होते हैं वो अकाउंटिंग में रिकॉर्ड होने चाहिए, वो रिकॉर्ड होने चाहिए
और अगर कोई इंफॉर्मेशन ऐसी है कि जो मटेरियल नहीं है, जो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, तो उसको हमें इग्नोर करना चाहिए। जैसे कि अगर हम कोई सामान खरीदते हैं तो हमें उसकी कीमत, उसका हेड हमें लिखना चाहिए। बट अगर हम मान लो कि रिफ्रेशमेंट पे खर्च करते हैं, किसी को चाय पिलाया, कॉफी पिलाया, तो अब ये मटेरियल नहीं है, इसमें हम इन चीजों को इग्नोर करके इकट्ठा हम रिफ्रेशमेंट के चार्जेज लिख सकते हैं। नेक्स्ट है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि ऐसी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगी अकाउंट्स में जिनको मनी में मेजर किया जा सकता है। नेक्स्ट रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल या रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। ये कहता है कि रेवेन्यू को तब रिकॉग्नाइज किया जाएगा जब उसको अर्न किया जाता है उस समय। नेक्स्ट है सेपरेट एंटिटी प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल कहता है कि बिजनेस जो है वो हमेशा अपने ओनर से एक अलग एंटिटी माना जाएगा। नेक्स्ट है टाइम पीरियड प्रिंसिपल या पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट भी इसको कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि जो अकाउंट्स बनाए जाएंगे या जो रिपोर्ट्स बनाई जाएंगी, जैसे P&L या बैलेंस शीट, वो एक स्टैंडर्ड पीरियड ऑफ टाइम पर बनाए जाएंगे, जो कि नॉर्मली 1 साल होता है, कि हर 1 साल बाद अकाउंट्स बनाए जाएंगे। अब फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस। जो भी हमने एजम्पशंस या प्रिंसिपल्स पढ़े, उनमें से कुछ एजम्पशन या कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जिनको कहा जाता है फंडामेंटल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट इंडिया में। तो ये 3 कॉन्सेप्ट हैं: गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और एक्रूअल एजम्पशन। इनको शॉर्ट फॉर्म में जीसीए से याद रख सकते हैं या कैग से याद रख सकते हैं, CAG, कैग। कैग यानी कि कंसिस्टेंसी, ए एक्रूअल कॉन्सेप्ट और जी गोइंग कंसर्न। ये जो कॉन्सेप्ट हैं कंसीडर्ड फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन, इनको फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन कंसीडर किया जाता है। अब इसका इंपोर्टेंस क्या है? इनका इंपोर्टेंस ये है कि अगर कुछ भी नहीं मेंशन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इनके बारे में, जीसीए ये कोई टर्म नहीं है, ये मैंने खाली याद रखने के लिए यहाँ पे लिखी हुई है इन तीनों कॉन्सेप्ट के लिए, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और एक्चुअल एजम्पशन के लिए। तो अगर इनके बारे में कहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किसी संस्था ने नहीं बताया है कि इनका यूज किया है या नहीं किया है, तो ये एज्यूम किया जाएगा, मान लिया जाएगा कि इनको फॉलो किया गया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। मतलब ये हुआ कहने का कि अगर कोई संस्था इनके बारे में कुछ बताएगी नहीं, तो ये माना जाएगा कि उन्होंने यूज किया है। 3 assumptions is not followed in preparation। अगर ये जो तीनों एजम्पशन है इनको अकाउंट बनाते समय, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते समय अकाउंटेंट ने अगर फॉलो नहीं किया, इनका पालन नहीं किया है, तो फिर इसके बारे में स्पेसिफिकली लिखना पड़ेगा उनको कि इनको यूज नहीं किया गया है। नेक्स्ट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किसी भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बॉडी के द्वारा बनाए जाते हैं। बॉडी मतलब ऐसी संस्था जो सरकार ने इस उद्देश्य से घोषित कर रखी, डिक्लेयर कर रखी है कि इसका काम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाना है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऐसे स्टैंडर्ड होते हैं, ऐसे प्रमाप होते हैं, ऐसे बेंचमार्क होते हैं जिनका अकाउंटेंट्स को पालन करना पड़ता है, फॉलो करने पड़ते हैं। तो इंडिया में इस उद्देश्य के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ASB बनाया गया। ASB बनाया गया था 1977 में। ASB का काम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में सुझाना। तो इंडिया में 1 जुलाई 2070 तक का स्टेटस है, 1 जुलाई 2017 तक का स्टेटस है, जो मैंडेटरी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ICAI के। उसमें AS1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी, AS3 कैश फ्लो स्टेटमेंट, AS4 contingency in events occurring after balance sheet date, AS5 net profit or loss for the period, prior period items, changes in accounting policies, AS6 depreciation accounting। ये हालांकि विड्रॉ हो गया और अब ये मर्ज किया जा चुका है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में। बाकी ये PDF जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि ये आप टोटल PDF डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप पे जाकर के, और टेलीग्राम ग्रुप जो है उसका लिंक में डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के में प्रोवाइड कराऊंगा। AS7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, AS9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन, AS10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, AS11 इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट, AS12 गवर्नमेंट ग्रांट, AS13 अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट, AS14 अकाउंटिंग फॉर एमलगमेशन, AS15 एम्प्लॉय बेनिफिट, AS16 बोरोइंग कॉस्ट, AS17 सेगमेंट रिपोर्टिंग, AS18 रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर, AS19 लीज, AS20 अर्निंग पर शेयर के बारे में, AS21 कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, AS22 अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम, AS23 अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स,
AS24 discontinuing operations, AS25 interim financial reporting, AS26 intangible assets, AS27 financial reporting of interest in joint ventures, AS28 impairment of asset, AS29 provision contingent liabilities and contingent assets. ICAI ने 15 नवंबर 2016 को AS30, AS31 और AS32 को विड्रॉ कर लिया है, इसलिए अब ये लिस्ट से बाहर है। नेक्स्ट है IFRS, ये इंटरनेशनल लेवल के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी IASC जो बनी थी 29 जून 1973 को लंदन में, सर हेनरी बेंसन के इनिशिएटिव। टोटल 16 अकाउंटिंग बॉडीज थे जो अलग अलग देशों के थे। इसमें ये 9 नेशंस के थे, कहीं कहीं आपको 10 कंट्रीज लिखा मिल जाएगा, क्योंकि ब्रिटेन और आयरलैंड ये एक ही इकाई माने जाते हैं और 2 कंट्रीज माने जाते हैं एक सिस्टम के तहत। तो जब इनको दोनों के एक माना जाएगा तो इनकी संख्या 9 होती है, और जब दोनों को अलग अलग गिनेंगे तो ये 10 इनका नंबर होता है। USA, कनाडा, ब्रिटेन एंड आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, जापान, मैक्सिको, नीदरलैंड। इन्होंने साइन किया एक कॉन्स्टिट्यूशन इनके फॉर्मेशन के लिए, एसोसिएशन के लिए, जिसने इंटरनेशनल लेवल पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए। इसने जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए उनका नाम रखा जाता था इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड IAS। बाद में 2001 में जो IASC था, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी, उसको चेंज कर दिया और उसकी जगह नई संस्था बना दी IASB, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। इसकी पहली मीटिंग में इन्होंने जो IAS पहले बने हुए थे वो सब अडॉप्ट कर लिए, और जो नए स्टैंडर्ड बनेंगे उनका नाम रखना था अब इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। तो इस संस्था के बनने के बाद जो IFRS बने उनको मिला करके, और पिछले जो IAS थे उनको मिला करके जो टोटल एग्जिस्टिंग IFRS की लिस्ट है वो इस तरीके से है। जो नए IFRS बने, फर्स्ट टाइम अडॉप्शन ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड IFRS 1, IFRS 2 शेयर बेस्ड पेमेंट, IFRS 3 बिजनेस कॉम्बिनेशन, IFRS 4 इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, IFRS 5 नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल इन डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, IFRS 6 exploration 4 in evaluation of mineral resources, IFRS 7 financial instrument disclosure, IFRS 8 operating segment, IFRS 9 financial instrument, IFRS 10 consolidated financial statement, IFRS 11 joint arrangement, 12 disclosure of interest and other entities, 13 fair value measurement, 14 regulatory deferral accounts, 15 revenue from contract and with customers, 16 leases, 17 इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। इसने रिप्लेस किया IFRS 4 को 4 मार्च 2022 से। अब जैसा कि IAS 1 पहले भी कहा गया था कि जो IFRS नए बनेंगे वो रहेंगे, और जो पिछले IAS हैं जब तक उनको चेंज नहीं किया जाएगा तब तक वो भी बने रहेंगे। तो नई जो लिस्ट है IFRS की उसमें ये 17 तो शामिल हैं ही, इसके अलावा जो पुराने IAS थे वो भी शामिल है, जैसे IAS 1 प्रेजेंटेशन फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, IAS 2 इन्वेंट्री, 7 स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। जो बीच में लिस्ट गायब है इसका मतलब इनकी जगह IFRS बन चुके हैं। 8 अकाउंटिंग पॉलिसी चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट एंड एरर्स, 10 इवेंट अकरिंग आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, 11 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, 12 इनकम टैक्स, 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, 17 लीजेस, 18 रेवेन्यू, 19 एम्प्लॉय बेनिफिट, 20 अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट, डिस्क्लोजर ऑफ गवर्नमेंट असिस्टेंस, 21 effect of changes in foreign exchange rate, 23 borrowing cost, 24 related party disclosures, 26 accounting and reporting by retirement benefit plan, 27 separate financial statement, 28 investment in association joint venture, 29 financial reporting in hyperinflationary economies, 32 financial instruments presentation, 33 earning per share, 34 interim financial reporting, 36 impairment of asset, 37 provision contingent liability and contingent asset, 38 intangible asset, 39 financial instruments recognition and measurement, 40 investment property and 41 agriculture। इसके बाद है इंड AS। तो इंड AS क्या है? ये जो इंटरनेशनल लेवल पे जो IFRS हमने अभी पढ़े, इन IFRS को कन्वर्ज करके इंडिया में इनको बनाना और डिक्लेयर करना, ये इंड AS है। तो इंडिया में जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है उसने IFRS को ज्यों का त्यों स्वीकार नहीं किया,
बल्कि इनमें कुछ अपने अकॉर्डिंगली कुछ चेंजेस किए और इसलिए इनको कहा जाता है IFRS कन्वर्ज्ड इंड एएस। तो जो टोटल इंड एएस है वो अप्लाई किस पे होंगे, वो कंपनीज पे होंगे। कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग बताया गया कि किस किस पे लागू होंगे। इंड एएस एप्लीकेबल होंगे लिस्टेड कंपनीज पे जो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है। इसके अलावा जिनका नेटवर्थ 250 करोड़ या उससे ज्यादा है। इसके अलावा इनकी होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट या ज्वाइंट वेंचर कंपनी। बाकी जो है कंपनी, बाकी जो संस्थाएं होंगी उन सब के लिए पुराने जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो उनको कंटिन्यू रख सकती है। अब है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एज ऑन 1/4/2020, ये इंड एएस। तो ये उसी तरह से नंबरिंग है इनकी जैसे IFRS की है। ये ज्यों के त्यों है वैसे ही इनके नाम है, वो आप इनको यहाँ से देख सकते हैं, IFRS की तरह ही है सारे। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा चैप्टर 2 सब्सिडरी बुक्स के बारे में। इसमें सब्सिडरी बुक्स, फाइनल अकाउंट, एडजस्टमेंट एंट्री, ओपनिंग क्लोजिंग एंट्री, अकाउंटिंग बेसिस, प्रोसेस, वाउचर, अकाउंटिंग इक्वेशन, कैश एंड एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ये सब शामिल होंगे। अगेन इनका यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, आप इस PDF पे यहाँ पे क्लिक करोगे तो सीधे आप इसके वीडियो पे पहुंच जाओगे। जैसे अगर यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि आपको उस पेज पे पहुंचा दिया जाएगा। चैप्टर 2 में हम देखेंगे कैश एंड एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का कैश बेसिस वो बेस है जिसमें केवल कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। कैश जब रिसीव होता है या कैश पे होता है तो उसको रिकॉर्ड करते हैं। दूसरा है एक्रूअल बेसिस। एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग का वो बेस है जिसमें हम कैश को ध्यान नहीं रखते, बल्कि ये देखते हैं कि जब वास्तव में एक्सपेंस इनकर हुए हैं तब उनको रिकॉर्ड किया जाएगा, और जब रेवेन्यू अर्न किए तब उसको रिकॉर्ड किया जाएगा, चाहे वो उधार है चाहे वो नकद है। हाइब्रिड बेसिस अकाउंटिंग का वो सिस्टम है जिसमें कैश बेसिस और एक्रूअल दोनों को मिलाते हैं। जो हमारे पास रेवेन्यू आती है उसको तो कैश बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं, और जो एक्सपेंसेस होते हैं उनको एक्रूअल बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं। अब है अकाउंटिंग के सिस्टम। अकाउंटिंग के दो मेजर सिस्टम है, डबल एंट्री सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम। अब इसमें प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, तो अकाउंटिंग की जो प्रोसेस है इसका मतलब है कि अकाउंटिंग में कौन कौन से स्टेप शामिल होते हैं। अकाउंटिंग की प्रोसेस में स्टेप शामिल होते हैं, सबसे पहले बिजनेस ट्रांजैक्शंस को मेजर किया जाता है, फिर रिकॉर्ड किया जाता है, उनको क्लासिफाई किया जाता है, समराइज किया जाता है, एनालाइज एंड इंटरप्रेट किया जाता है, और फाइनली जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको यूजर्स को इन्फॉर्म किया। नेक्स्ट है वाउचर्स। वाउचर वाउचर के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ऐसा डॉक्यूमेंट जो किसी ट्रांजैक्शन के बारे में हमारे पास एविडेंस होता है, ये सोर्स डॉक्यूमेंट हो सकता है या एक वाउचर हो सकता है। अकाउंटिंग इक्वेशन या बैलेंस शीट इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन का मतलब ऐसे मैथमेटिकल इक्वेशन से है जो हमें ये बताता है कि एसेट्स बराबर होती हैं लायबिलिटी और कैपिटल के। अकाउंटिंग का जो ओरिजिनल इक्वेशन है वो है एसेट्स बराबर लायबिलिटी प्लस कैपिटल। इससे दो इक्वेशन और बन जाते हैं जिनको डेराइव इक्वेशन बोला जाता है, कि अगर हमें लायबिलिटीज निकालनी है तो एसेट माइनस कैपिटल, और कैपिटल निकालनी है तो एसेट माइनस लायबिलिटी। नेक्स्ट जर्नल। अब जर्नल का जो टॉपिक है इसका वीडियो लिंक यहाँ पे देखना है, अगर डिटेल में है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। डेबिट एंड क्रेडिट। तो जर्नल के लिए हमें सबसे पहले जानना होगा डेबिट और क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट एक अकाउंट के दो साइड होते हैं। जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको डेबिट कहा जाता है, और किसी अकाउंट की जो राइट हैंड साइड है उसको क्रेडिट कहा जाता है। ये अकाउंट्स जो बनते हैं वो टी शेप अकाउंट बनते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में डेबिट और राइट हैंड साइड में क्रेडिट। अब अकाउंट्स का क्लासिफिकेशन। डेबिट के रूल और क्रेडिट के रूल तय करने के लिए, जानने के लिए हमें अकाउंट्स का क्लासिफिकेशन करना होगा। तो अकाउंट्स का क्लासिफिकेशन भी दो तरीके से है, ट्रेडिशनल या इंग्लिश अप्रोच, और दूसरा मॉडर्न अप्रोच जिसको अमेरिकन अप्रोच भी कहते हैं और जिसको अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच भी कहते हैं। सबसे पहले देखते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच में अकाउंट्स को तीन तरह के अकाउंट्स में बांटा जाता है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। रियल और नॉमिनल अकाउंट दोनों को मिलाकर के इम्पर्सनल अकाउंट भी बोला जाता है। पर्सनल अकाउंट ऐसे अकाउंट होते हैं जो किसी पर्सन के या किसी संस्था के नाम से होते हैं, जैसे राम्स अकाउंट, बाटा लिमिटेड अकाउंट, आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट। ये किसी पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन के नाम से होते हैं। अगेन ये तीन तरीके के हो सकते हैं, नेचुरल पर्सनल, आर्टिफिशियल पर्सनल और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। नेचुरल पर्सनल जैसे राम्स अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल जैसे बाटा लिमिटेड अकाउंट, और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल जैसे डेटर्स अकाउंट या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट वो होते हैं जो कैश या एसेट से रिलेटेड होते हैं, जैसे कैश अकाउंट, मशीन अकाउंट, गुडविल अकाउंट। अगेन जो रियल अकाउंट है
ये भी दो हिस्सों में बांटे जा सकते हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल जैसे कि मशीन अकाउंट, इनटेंजिबल जैसे कि गुडविल अकाउंट। फिर नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट जैसे रेंट, सैलरी, परचेज, डिस्काउंट, जितने भी इनकम या एक्सपेंसेस अकाउंट होते हैं वो सब नॉमिनल अकाउंट कहलाते हैं। अब इनके डेबिट या क्रेडिट के रूल, यानी कि ये जो पर्सनल, रियल या नॉमिनल अकाउंट है, अगर इनको हम पहचानते हैं तो इनको डेबिट में लिखे या क्रेडिट में किसी पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन में। उसका रूल है, पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ये जो रूल्स है इनको कहा जाता है गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट। नेक्स्ट है मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच में अकाउंट्स के टाइप 5 हैं, एसेट, एक्सपेंस, कैपिटल, लायबिलिटी और इनकम या रेवेन्यू। एसेट में जैसे कि कैश, डेटर, प्लांट, ऐसे आइटम जिनका कुछ मनी वर्थ होता है और जिनसे फ्यूचर में इनकम मिलने की उम्मीद होती है, वो एसेट अकाउंट कहलाते हैं। एक्सपेंस अकाउंट में जैसे रेंट पेड, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, ऐसे अमाउंट जो खर्च किए जाते हैं कोई बेनिफिट लेने के लिए, वो एक्सपेंस कहलाते हैं। कैपिटल, कैपिटल में कैपिटल, ड्रॉइंग और करंट अकाउंट, ये तीनों ही कैपिटल अकाउंट है। ये ओनर का मॉनेटरी कंट्रीब्यूशन होता है संस्था में, उसको दिखाते हैं। लायबिलिटी जैसे कि बैंक लोन पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। लायबिलिटी में वो अकाउंट आते हैं जो हमारे लिए ड्यू होते हैं फ्यूचर में हमें किसी को पे करने के लिए। इनकम एंड रेवेन्यू जैसे कमीशन रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, इसमें वो अकाउंट आते हैं जो हमने कहीं से अर्न किया है। मॉडर्न अप्रोच के रूल्स, तो इसका रूल बड़ा आसान है। जो एसेट और एक्सपेंस अकाउंट होते हैं उनको डेबिट करने का रूल ये है कि अगर ये इंक्रीज हो रहे हैं तो डेबिट करो और डिक्रीज हो रहे हैं तो क्रेडिट करो। बाकी कैपिटल, लायबिलिटी और इनकम का जो रूल है वो ये है कि अगर ये तीनों डिक्रीज हो रहे हैं तो इनको डेबिट करो और अगर ये इंक्रीज हो रहे हैं तो इनको क्रेडिट करो। अब है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। देखिए, ओरिजिनल एंट्री की बुक्स का मतलब ऐसी बुक्स है जिनमें कोई ट्रांजैक्शन फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड होती है। जर्नल है बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री और इसको डिवाइड किया जा सकता है कई बुक्स में, जैसे कि जर्नल प्रॉपर, कैश बुक या अदर डे बुक्स। अदर डे बुक्स में परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बीआर बुक, बीपी बुक, इन सबको जर्नल भी बोला जाता है। जैसे कैश बुक को कैश जर्नल बोल सकते हैं, परचेज बुक को परचेज जर्नल बोल सकते हैं, सेल्स बुक को सेल्स जर्नल बोल सकते हैं। जर्नल का फॉर्मेट, जर्नल का फॉर्मेट है डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, लेजर फॉलियो, डेबिट रुपीज और क्रेडिट रुपीज। अब है लेजर इन सब्सिडरी बुक्स। लेजर और सब्सिडरी बुक्स पे भी कोई वीडियो, जैसे लेजर पे बताया था लिंक है जर्नल पे, ऐसे ही आप ये जो लिंक है इससे आप लेजर या सब्सिडरी बुक्स का कंप्लीट डिटेल दे सकते हैं अगर डिटेल में देखना है। मीनिंग एंड फॉर्मेट ऑफ लेजर, तो लेजर क्या है? लेजर एक प्रिंसिपल बुक है अकाउंटिंग सिस्टम की। प्रिंसिपल बुक या मेन बुक भी इसी को बोलते हैं, या इसको फाइनल बुक भी बोलते हैं, और जो जर्नल है उसको प्राइमरी बुक बोला जाता है। लेजर कलेक्शन है सभी अकाउंट्स का, चाहे वो डेबिट है या क्रेडिट है। ये लेजर का फॉर्मेट है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। डेबिट साइड के कॉलम होते हैं डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फॉलियो, रुपीज। ऐसे ही क्रेडिट साइड में भी कॉलम होते हैं डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फॉलियो, रुपीज। अब है स्पेशल पर्पज बुक्स या सब्सिडरी बुक्स या स्पेशल जर्नल। ऐसी प्राइमरी बुक्स जो किसी बिजनेस के द्वारा मेंटेन की जाती है किसी स्पेसिफिक टाइप की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए। स्पेसिफिक मतलब खास टाइप की, जैसे कैश वाली ट्रांजैक्शन को लिए कैश बुक बनाएंगे। कैश बुक केवल कैश ट्रांजैक्शंस के लिए। कैश बुक के टाइप हो सकते हैं सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम और पेटी कैश बुक। सिंगल कॉलम, सिंगल कॉलम कैश बुक का ये फॉर्मेट है जिसमें केवल कैश के लिए एक ही कॉलम रहता है, रुपीज कॉलम। इसमें कैश का आना डेबिट में और कैश का जाना क्रेडिट में लिखते हैं। डबल कॉलम कैश बुक जो होती है उसमें कैश के दो कॉलम रहते हैं, एक कैश, दूसरा बैंक। कैश जो बिजनेस के पास रहता है, बैंक जो बिजनेस के बैंक अकाउंट में रहता है। ये डबल कॉलम कैश बुक। ट्रिपल कॉलम कैश बुक, जिसमें एक कॉलम और बढ़ जाता है, डिस्काउंट। ये ट्रिपल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट है, आप यहाँ पे चेक करेंगे। ट्रिपल कॉलम कैश बुक, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। इसमें डेबिट साइड में डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फॉलियो। इसके बाद अमाउंट के 3 कॉलम है, डिस्काउंट, कैश और बैंक। ऐसे ही क्रेडिट साइड में डेट, पर्टिकुलर, लेजर फॉलियो और अमाउंट के 3 कॉलम है, डिस्काउंट, कैश और बैंक। नेक्स्ट है पेटी कैश बुक।
पेटी कैश बुक स्मॉल पेमेंट्स के लिए मेंटेन करी जाती है, जैसे कन्वेंस, कार्टेज, पोस्टेज, टेलीग्राम। ये एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें एक जो हेड कैशियर होता है, जो मेन कैशियर होता है, वो अपना एक छोटा कैशियर रखता है जिसको पेटी कैशियर कहते हैं। पेटी कैशियर को वो कुछ पैसे एडवांस में दे देता है और उसमें से वो पेटी कैशियर अपने पास एक पेटी कैश बुक बनाता है और जो पैसा उसको एडवांस में मिलता है उसको यहाँ पे रिकॉर्ड करता है इस साइड में, डेट लिख देता है जितने पैसा मिला है। फिर उसके बाद जब खर्च करता है तो यहाँ पे लिखता रहता है इस साइड में, जिसको एनालिसिस ऑफ पेमेंट कहते हैं। जैसे मान लो उसको 1000 रुपए मिल गए एडवांस में, तो वो यहाँ पे लिख देगा 1000, पार्टिकुलर्स में लिख देगा टू कैश, जो हेड कैशियर है वहां से पैसा मिला। जब इसको खर्च करेगा तो हर डेट वाइज आगे बढ़ाता रहेगा और उसको यहाँ पे अगर पोस्टेज पे खर्च किया तो पोस्टेज में लिख देगा और एक बार यहाँ टोटल में। टेलीफोन पे खर्च किया तो एक बार टेलीफोन में, फिर यहाँ टोटल में। कन्वेंस पे खर्च किया तो एक बार कन्वेंस में, फिर यहाँ टोटल में। इससे टोटल एक्सपेंस पता चल जाता है। ये एनालिसिस रहता है अलग अलग चीज पे कितना खर्च हुआ। नेक्स्ट है परचेज बुक या परचेज जर्नल। परचेज बुक या परचेज जर्नल में क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स को रिकॉर्ड किया जाता है। इसका फॉर्मेट है परचेज बुक में डेट, इनवॉइस नंबर, सप्लायर का नाम, लेजर फॉलियो और अमाउंट। अब है परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवार्ड। इसमें परचेज किया हुआ गुड्स जब रिटर्न होता है तो उसकी एंट्री होती है परचेज रिटर्न बुक। परचेज रिटर्न बुक में जब किसी चीज की एंट्री होती है तो इसके साथ ही साथ एक बनाना पड़ता है हमको डेबिट नोट। डेबिट नोट क्या होता है कि जिससे हमने परचेज किया था सामान, मान लो 10,000 का, तो वो हमारा क्रेडिटर बन गया होगा 10,000 से, और 10,000 से वो हमारी बुक्स में क्रेडिट है। अब हम उसको रिटर्न कर रहे हैं कुछ सामान, परचेज रिटर्न। तो जब हम परचेज रिटर्न कर रहे हैं तो हम कहेंगे कि अब तक आप हमारे क्रेडिटर थे 10,000 से, लेकिन अब 1,000 हम आपको माइनस करेंगे क्योंकि हम ये सामान आपका रिटर्न कर रहे हैं। जब हम माइनस करेंगे तो इस क्रेडिट में से 10,000 हमको डेबिट करने पड़ेंगे और इस डेबिट करने के लिए हम उसके पास नोट भेजेंगे बना करके। इसी को कहते हैं डेबिट नोट। तो डेबिट नोट एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो डेबिट को एविडेंस करता है कि हमने आपको डेबिट किया है, क्यों किया है उसका कारण लिखा रहता है, और ये इसका फॉर्मेट है डेबिट नोट का। नेक्स्ट है क्रेडिट नोट। इसका जस्ट अपोजिट होता है। क्रेडिट नोट प्रिपेयर किया जाता है किसी पार्टी को क्रेडिट करने के लिए। जैसे हमारा कोई डेटर है, हमने उसको सामान बेच रखा था, उसने सामान वापस लौटा दिया, तो अब हम हमारे अकाउंट्स में जितने सौ रुपए डेबिट है उतने अमाउंट का जितना सामान हम वापस उससे मिल रहा है हमें, उतने से उसको क्रेडिट देंगे, तो क्रेडिट नोट बनाएंगे। जस्ट डेबिट नोट का उलट होता है। अब है सेल्स बुक या सेल्स जर्नल। इसमें गुड्स की सेल, और वो भी क्रेडिट बेसिस पे जो होती है, उसका रिकॉर्ड रहता है। डेट, इनवॉइस नंबर, कस्टमर का नाम, लेजर फॉलियो अमाउंट। सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवार्ड बुक, इसमें जो सेल किया हुआ सामान हमारे पास रिटर्न आया है उसका रिकॉर्ड रहता है। नेक्स्ट है जर्नल प्रॉपर। ये जो बुक्स अभी हमने देखे इनको स्पेशल जर्नल कहा जाता है। अब इन स्पेशल जर्नल में कुछ एंट्रीज ऐसी होती हैं जो इनमें किसी में भी नहीं आएंगी, नहीं रिकॉर्ड होंगी। वो बाकी बची हुई सारी एंट्री जर्नल प्रॉपर में या जर्नल रेजिडुअल में आती है। जर्नल प्रॉपर में आमतौर पे कौन सी एंट्रीज होती हैं? ओपनिंग एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री, रेक्टिफिकेशन, ट्रांसफर एंट्री, डिस्काउंट रिसीव्ड या डिस्काउंट अलाउड, परचेज या सेल ऑफ आइटम्स ऑन क्रेडिट अदर देन गुड्स, गुड्स के अलावा अन्य कोई सामान जो सेल परचेज करते हैं, गुड्स विड्रॉन बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, एंडोर्समेंट या डिसऑनर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, ट्रांजैक्शन कंसाइनमेंट या जॉइंट वेंचर से रिलेटेड, लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर, थेफ्ट, स्पॉइलेज, ये सारी एंट्रीज। नेक्स्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो मोस्ट कॉमन फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो फॉर्मेट होता है, ट्रेडिशनल फॉर्मेट, जो नॉर्मली सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म या पार्टनरशिप फर्म अपनाती है, वो इस तरीके से होता है। ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, डेबिट साइड में एक्सपेंसेस और क्रेडिट साइड में इनकम। बैलेंस शीट का फॉर्मेट, लायबिलिटीज और एसेट्स। यहाँ पे डेबिट या क्रेडिट करके साइड नहीं होती, लेफ्ट हैंड साइड में लायबिलिटीज और राइट हैंड साइड में एसेट्स। अब है कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स। कैपिटल और रेवेन्यू आइटम्स में रेवेन्यू आइटम क्या होते हैं? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो भी आइटम आते हैं वो रेवेन्यू आइटम होते हैं, जैसे सेल्स है, परचेज है, एक्सपेंस है, सैलरी है, जितने भी आइटम, वेजेस है, डिस्काउंट है। और बैलेंस शीट में जो आइटम आते हैं वो कैपिटल आइटम होते हैं। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कुछ ऐसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिनका बेनिफिट लंबे समय तक मिलना होता है, उनको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं।
मार्शलिंग या ग्रुपिंग ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। जब बैलेंस शीट बनाते हैं तो एसेट साइड में एसेट और लायबिलिटी साइड में लायबिलिटी, इनको एक पर्टिकुलर ग्रुप में रखना, पर्टिकुलर ऑर्डर में रखना, ये कहलाता है मार्शलिंग एंड ग्रुपिंग। जो वर्ड मार्शलिंग है, इसका मतलब होता है कि एसेट या लायबिलिटी को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में रखना। ऑर्डर लिक्विडिटी भी हो सकता है या परमानेंस हो सकता है। जैसे एसेट को अगर हम लिक्विडिटी ऑर्डर में रखेंगे तो जो मोस्ट लिक्विड एसेट है वो सबसे पहले, जैसे कैश, फिर बैंक, फिर फर्नीचर, फिर बिल्डिंग, ये लिक्विडिटी ऑर्डर हो गया। ऐसे ही परमानेंसी का ऑर्डर हो सकता है जिसमें सबसे पहले फिक्स्ड को लिखते हैं। ग्रुपिंग, ये तो मार्शलिंग का मतलब हुआ ऑर्डर में रखना, और ग्रुपिंग का मतलब होता है एसेट और लायबिलिटीज को जब एसेट साइड में लिखते हैं तो अलग अलग हेड्स में लिखना। जैसे करंट एसेट्स में एसेट्स लिखना, फिक्स्ड एसेट्स में एसेट्स लिखना, तो ये हेड्स बन गए, इसको ग्रुपिंग कहा जाता है। अब है फाइनल अकाउंट एडजस्टमेंट। तो अगेन वो एडजस्टमेंट की डिटेल देखना चाहेंगे तो इस लिंक से देख सकते हैं। एडजस्टमेंट्स का मतलब होता है कि एट द एंड ऑफ द ईयर कुछ ऐसे इनकम या एक्सपेंसेस होते हैं जो अभी तक अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं हुए हैं, बट वो इनकर हुए हैं, उनका इम्पैक्ट पड़ना है और उनका इम्पैक्ट देखना है, तो उनको एडजस्ट करना एडजस्टमेंट कहलाता है। जैसे आउटस्टैंडिंग को या प्रीपेड को एडजस्ट करना। इन एडजस्टमेंट का पर्पज ये होता है कि ताकि हमारा पी एंड एल अकाउंट ट्रू पिक्चर दिखाए और हमारी जो बैलेंस शीट है, जो फाइनेंशियल पोजीशन है, वो भी हमें ट्रू दिखे। जनरली जिन आइटम्स की एडजस्टमेंट की जरूरत होती है वो है क्लोजिंग स्टॉक, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड या अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, डेप्रिसिएशन, बैड डेट, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट और प्रोविजन। नेक्स्ट है चैप्टर थर्ड, ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। नेक्स्ट टॉपिक है चैप्टर थर्ड, ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस एक ऐसा स्टेटमेंट है जो अकाउंट्स के बैलेंसेस को शो करता है, डेबिट्स के और क्रेडिट्स के। प्रेपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने के तरीके हैं, मेनली तीन तरीके हैं, टोटल्स मेथड, बैलेंस मेथड, टोटल कम बैलेंस मेथड। सबसे पहले टोटल मेथड। टोटल मेथड काफी सिंपल है लेकिन बहुत कम यूज किया जाता है। इसमें ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस में नेम ऑफ अकाउंट, डेबिट और क्रेडिट का टोटल, अकाउंट्स के जो डेबिट साइड होती है उसका टोटल यहाँ पे, और क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो यहाँ पे दिखाया जाता है क्रेडिट साइड में। इस तरह सारे ही अकाउंट्स के डेबिट साइड के टोटल और क्रेडिट साइड के टोटल यहाँ पे दिखाए जाते हैं। अल्टीमेटली अगर सभी अकाउंट्स के डेबिट और क्रेडिट बराबर होते हैं तो ऐसा समझा जाता है कि मैथमेटिकली एक्यूरेसी है, हमारे अकाउंट्स में कोई एरर नहीं है। इसके बाद है बैलेंस मेथड। बैलेंस मेथड सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला मेथड है। इसमें क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस जब बनाते हैं तो डेबिट कॉलम में केवल हर एक अकाउंट का डेबिट बैलेंस लिखा जाता है और क्रेडिट साइड में जिन अकाउंट्स के क्रेडिट बैलेंस है वो लिखे जाते हैं। अब किसी अकाउंट का या तो डेबिट बैलेंस होता है या क्रेडिट, जैसे कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, यहाँ आ जाएगा। ऐसे ही मान लो क्रेडिटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होगा, यहाँ आ जाएगा। बाद में लास्ट में सबके जो बैलेंसेज है उनका टोटल किया जाता है। सभी अकाउंट्स के टोटल डेबिट और सभी अकाउंट्स के टोटल क्रेडिट बराबर अगर हैं तो यहाँ भी यही माना जाता है कि मैथमेटिकली एक्यूरेसी है। नेक्स्ट है टोटल कम बैलेंस मेथड। ये कोई अलग मेथड नहीं है बल्कि ऊपर के जो दोनों मेथड थे, टोटल मेथड और बैलेंस मेथड, उनको इकट्ठे यहाँ पे दिखाना है, यानी कि मिक्स है ये उनका। नेम ऑफ अकाउंट और डेबिट और क्रेडिट के यहाँ पे 4 कॉलम बनते हैं। 2 डेबिट और क्रेडिट के कॉलम बनते हैं टोटल मेथड के लिए और 2 डेबिट और क्रेडिट के अगले कॉलम बनते हैं बैलेंस मेथड के लिए। तो यहाँ पे टोटल्स दिखाए जाते हैं सभी अकाउंट के। जैसे कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट के डेबिट का टोटल यहाँ और कैश अकाउंट के क्रेडिट का टोटल यहाँ, ये टोटल मेथड वाला। कैश अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो केवल डेबिट ही रहता है, तो डेबिट यहाँ पे आ जाएगा और क्रेडिट साइड में कुछ भी नहीं आएगा। इसके बाद जैसे कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड का अगर कोई टोटल होगा तो यहाँ, क्रेडिट साइड का कोई टोटल होगा तो यहाँ, और बैलेंस डेबिट हो नहीं सकता है कैपिटल अकाउंट में, इसलिए ये इसका खाली रहेगा, और क्रेडिट साइड का जो बैलेंस होगा यहाँ। तो इस तरीके से बैलेंस मेथड और टोटल मेथड दोनों ही इकट्ठे यहाँ पे साथ साथ दिखाए जाते हैं। अब है क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स। एरर, एरर क्या होती है, जब हम अकाउंट्स कर चुके होते हैं, ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं तो कई दफा पता चलता है कि ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हो रहा है, तो हो सकता है कोई एरर हो। हालांकि कुछ ऐसी एरर होती हैं जो ट्रायल बैलेंस से भी पता नहीं चलती है। कुल मिलाकर के एरर्स डिफरेंट टाइप की हो सकती है। तो मेजर जो क्लासिफिकेशन है एरर्स के, एरर ऑफ कमीशन,
एरर ऑफ कमीशन का मतलब है ऐसी एरर जो कमिट हो गई हो, मतलब जो हो गई हो करते समय। एरर ऑफ कमीशन हो सकती है रॉन्ग पोस्टिंग की वजह से, रॉन्ग टोटल की वजह से, रॉन्ग बैलेंस करने की वजह से, रॉन्ग कास्टिंग की वजह से, रॉन्ग रिकॉर्डिंग की वजह से। नेक्स्ट है एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन का मतलब होता है ओमिट हो जाना, छूट जाना। रिकॉर्ड करते समय, लिखते समय कुछ छूट गया। ये दो तरीके की हो सकती है, कंप्लीट ओमिशन, जब पूरी तरह से रिकॉर्ड में से कुछ छूट जाए रिकॉर्ड करना। पार्शियल ओमिशन होता है कि एक पार्ट लिख लिया और दूसरा पार्ट छूट गया। जैसे गुड्स परचेज करी कैश में, अब वो कैश बुक में तो लिख लिया, लेकिन उसका परचेज अकाउंट में उसकी एंट्री नहीं हुई। नेक्स्ट है एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल ऐसी एरर कही जाती हैं जो एरर इस वजह से हो जाती है, मतलब ना तो किसी ने एरर अपनी तरफ से की है, कमिट नहीं हुई है, कोई ऐसा कोई काम नहीं हुआ है कि पोस्टिंग में गलती, रॉन्ग बैलेंसिंग, ये सब नहीं हुआ है, ना ही कुछ छूटा है, लिखा भी है, ध्यान से लिखा है, बट जो एरर हुई है वो इस वजह से हुई है कि अकाउंटेंट को अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की अच्छी जानकारी नहीं थी। इनके वायोलेशन होने की वजह से ऐसी एरर होती है। फॉर एग्जाम्पल, कोई रेवेन्यू खर्चा था उसको कैपिटल लिख दिया, कोई कैपिटल खर्चा था उसको रेवेन्यू लिख दिया। नेक्स्ट है कंपनसेटिंग एरर। ये ऐसी एरर होती हैं कि जब दो एरर एक साथ हों, और वो इस तरीके से होती हैं दो एरर कि एक एरर दूसरी एरर के इम्पैक्ट को खत्म कर देती है। ऐसी एरर्स को कंपनसेटिंग कहा जाता है। कंपनसेटिंग एरर्स में ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये दो एरर होती हैं साथ साथ। नेक्स्ट है चैप्टर 4, इसमें डेप्रिसिएशन, प्रोविजन और रिजर्व के बारे में पढ़ेंगे। अगेन इन पे अगर डिटेल वीडियो देखना है तो आप यहाँ से ये लिंक के माध्यम से डिटेल वीडियो देख सकते हैं। अभी हम शॉर्ट में इसको डिस्कस कर रहे हैं। डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू में डिक्लाइन होना, कमी होना, वो चाहे समय की वजह से, समय बीतने की वजह से या अप्रचलन की वजह से। डेप्रिसिएशन से मिलती जुलती टर्म है डिप्लेशन और एमोर्टाइजेशन। डिप्लेशन का मतलब होता है डीप्लेट होना। खासतौर पर ये वर्ड यूज किया जाता है माइंस के या क्वेरीज के बारे में। जैसे कोई माइन है और माइन में से हम जैसे जैसे सामान निकालते चले जाएंगे, तो अब उस माइन की जो वैल्यू है वो भी कम होती चली जाएगी, और इसकी वैल्यू के कम होने को डिप्लेशन बोलेंगे। नेक्स्ट है एमोर्टाइजेशन। एमोर्टाइजेशन भी डेप्रिसिएशन ही होता है, बट ये वर्ड यूज होता है इंटेंजिबल एसेट्स के केस में। पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, फ्रेंचाइजी, गुडविल, अगर इनके लिए हमने कोई पेमेंट करी है या इन पे कोई पैसा खर्च किया है तो ये भी हमारी एक एसेट बन जाते हैं। अब अगर इनमें कोई कमी होती है, जैसे समय के साथ साथ मान लो पेटेंट 20 साल का था और हमने वो 20 लाख रुपए खर्च करके लिया, तो एक तरह से हर साल हम मानेंगे कि 1 लाख खर्च आ गया, तो 1-1 लाख जब हम डेप्रिशिएट करेंगे इसमें से, तो यहाँ पे डेप्रिशिएट वर्ड की जगह एमोर्टाइज वर्ड यूज होता है। नेक्स्ट है प्रोविजन रिजर्व। प्रोविजंस क्या होते हैं? प्रोविजन का मतलब होता है कि जब हम किसी सर्टेन एक्सपेंस या लॉस के लिए, मतलब हमें पता है कि कौन सा एक्सपेंस या लॉस होना है और वो तय है कि वो होगा, बट उसका अमाउंट जो है वो सर्टेन नहीं है कितना होगा, यानी कि जो अमाउंट है उसकी निश्चितता नहीं है कितने रुपए का होगा। तो ऐसे खर्चों के लिए, ऐसे लॉसेस के लिए हम प्रॉफिट में से जब अमाउंट अलग रखते हैं, प्रॉफिट में से अमाउंट हटाते हैं, घटाते हैं, तो उसको प्रोविजन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हमें लगता है कि हमने उधार सामान बेचा हुआ है, कुछ पैसा डूब सकता है, तो प्रोविजन फॉर बैड डेट बनाते हैं। नेक्स्ट इसके एग्जांपल हैं प्रोविजंस के: प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, प्रोविजन फॉर रिपेयर एंड रिन्यूअल। इनकी सबकी नेचर देखेंगे तो ये तय बात है कि डेप्रिसिएशन लगना ही है अगर हम फिक्स्ड एसेट यूज कर रहे हैं। अगर हम उधार सामान बेचते हैं तो कुछ पैसा डूब ही सकता है। अगर हम बिजनेस चला रहे हैं तो टैक्स देना ही पड़ेगा। तो इस तरीके के ये जो एक्सपेंसेस हैं, ये तय एक्सपेंस होते हैं और इनके लिए हम प्रॉफिट में से प्रोविजन करना मस्ट होता है। नेक्स्ट है रिजर्व। रिजर्व बचा हुआ प्रॉफिट होता है कि अगर हमारे पास प्रॉफिट हमको हुआ है, हमने प्रॉफिट में से कुछ प्रॉफिट हो सकता है ओनर्स को दे दिया हो, उसके बाद जो फर्म के पास बचा रहता है वो रिजर्व के फॉर्म में होता है। अब ये रिजर्व भी अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। एक्चुअली ये प्रॉफिट का पार्ट होता है, बट और खास मतलब ये प्रॉफिट का पार्ट होता है, बट हमने इसको किसी पर्टिकुलर काम के लिए या किसी जनरल काम के लिए रख लिया होता है, संस्था के अंदर ये रहता है अमाउंट। इसकी खास बात ये है कि रिजर्व तभी बनाया जाता है जब प्रॉफिट अवेलेबल हो, जबकि प्रोविजन जो होता है आपके पास प्रॉफिट है या नहीं है, क्योंकि ये खर्चे जो है ये आपको बियर करने ही पड़ेंगे, तो ये हर हाल में बनाना पड़ता है। जबकि रिजर्व केवल तभी बनते हैं जब आपके पास प्रॉफिट हो।
रिजर्व्स के एग्जांपल हैं जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, कैपिटल रिजर्व, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, डिवेंचर, रिडेम्पशन रिजर्व। नेक्स्ट है अगला टॉपिक पार्टनरशिप अकाउंट। पार्टनरशिप अकाउंट्स जो होते हैं इसमें भी अगेन सबसे पहले देखेंगे अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप में बेसिक कॉन्सेप्ट। तो पार्टनरशिप के बेसिक कॉन्सेप्ट में इसकी डेफिनेशन काफी महत्वपूर्ण है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 4 में दी है। डेफिनेशन इसकी काफी महत्वपूर्ण है, जिससे इसकी फीचर्स का भी पता चल जाता है। पार्टनरशिप इज द रिलेशन, ये रिलेशन है बिटवीन पर्संस, लोगों के बीच में, टू हैव अग्रीड, हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट, जो अग्री हुए हों प्रॉफिट शेयर करने के लिए बिजनेस का, ऐसे बिजनेस का जो कैरीड ऑन बाय ऑल, उन सबके द्वारा चलाया जाएगा, और एनी ऑफ देम, या उनमें से किसी एक के द्वारा, एक्टिंग फॉर ऑल, सबके लिए एक्ट करते हुए। अब पार्टनरशिप की फीचर्स हैं इसकी डेफिनेशन के आधार पे ही कि टू और मोर पर्सन, मिनिमम 2 पार्टनर और मैक्सिमम 50 पार्टनर हो सकते हैं। अग्रीमेंट, अग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है। बिजनेस लॉफुल होना चाहिए पार्टनरशिप में। म्यूचुअल एजेंसी, पार्टनरशिप एक म्यूचुअल एजेंसी, म्यूचुअल एजेंसी का मतलब होता है कि पार्टनरशिप में जो भी पार्टनर होते हैं, हर पार्टनर एक दूसरे का एजेंट और एक दूसरे का प्रिंसिपल होता है। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट या लॉस का शेयर होना जरूरी है गिवन रेशियो में। लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, तो ये एक पार्टनरशिप की कॉमन फीचर्स है। नेक्स्ट है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड उस अग्रीमेंट को कहते हैं, पार्टनरशिप के अग्रीमेंट को, जब वो रिटर्न में होता है, यानी कि रिटर्न एग्रीमेंट को ही पार्टनरशिप डीड बोला जाता है। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है फिर से कॉन्स्टिट्यूट करना। ये तब होता है जब फर्म का पुराना जो एग्रीमेंट है वो समाप्त हो और एक नया एग्रीमेंट बन रहा हो। उसके कारण कई हो सकते हैं, एडमिशन हो सकता है पार्टनर का, चेंज हो सकता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, रिटायरमेंट हो सकता है एग्जिस्टिंग पार्टनर का, किसी पार्टनर की डेथ हो सकती है। इनमें से किसी की भी कारण की वजह से जब पुरानी टर्म, पुराना एग्रीमेंट समाप्त होकर के नया एग्रीमेंट बनता है, तो उसको रिकॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, फर्म का डिसोल्यूशन मतलब यानी कि उसके बिजनेस का ही समाप्त हो जाना, बिजनेस का ही बंद हो जाना। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप वर्ड जो है, इसका मतलब केवल है कि पार्टनरशिप, यानी कि जो पार्टनरशिप क्या है, पार्टनरशिप रिलेशन है, रिलेशन का खत्म होना। हो सकता है रिलेशन खत्म हो, नया रिलेशन बन जाए और जो फर्म है वो एज इट इज चलती रहे। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब केवल होता है कि फर्म चलती रह सकती है। इसमें इसमें एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तब भी डिसोल्यूशन ऑफ फर्म हो जाएगा, नई फर्म बन जाएगी। सॉरी, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हो जाएगा, नई पार्टनरशिप बन जाएगी। एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर हो जाएगा, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, डेथ ऑफ ए पार्टनर, इन सभी केसेस में पुरानी पार्टनरशिप का अंत होता है, नई पार्टनरशिप बन जाती है। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब होता है फर्म का ही समाप्त हो जाना, यानी कि व्यवसाय का समाप्त हो जाना। ये डिसोल्यूशन ऑफ फर्म उस केस में हो सकता है जैसे कि डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट, कभी कभी एग्रीमेंट से डिसोल्व की जाती है फर्म। ये कब होता है, जब या तो सारे पार्टनर्स कंसेंट बनाए, सहमति बना ले कि अब हम फर्म को बंद करना चाहते हैं, या पार्टनर्स के बीच में पहले से इस बारे में कोई कॉन्ट्रैक्ट हो तब खत्म हो सकता है। नेक्स्ट है कंपलसरी डिसोल्यूशन। कंपलसरी डिसोल्यूशन उन केसेस में होता है जब कोई ऐसी घटना घट जाए कि अब फर्म को कंपलसरीली डिसोल्व करना ही पड़ेगा। जैसे सभी मतलब सभी पार्टनर को छोड़ करके केवल एक पार्टनर बचा रह जाए फर्म में, तो कंपलसरी डिसोल्व हो जाएगी। जैसे मान लो सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए। नेक्स्ट है व्हेन द बिजनेस ऑफ द फर्म बिकम्स इल्लीगल, अगर फर्म का जो व्यवसाय है वो ही इल्लीगल बन जाए। इसके अलावा है सम इवेंट हैज टेकन प्लेस, कुछ ऐसी इवेंट हो जाए जैसे अनलॉफुल काम हो जाए संस्था के लिए, तो भी ऐसे केस में कंपल्सरीली फर्म को बंद करना पड़ेगा। नेक्स्ट ऑन द हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटिजेंसीज, अब कुछ ऐसी कंटिजेंसी हो सकती है। कंटिजेंसी का मतलब होता है कोई ऐसी अकरेंस जो सर्टेन ना हो, जिसकी निश्चितता ना हो, ना होने की निश्चितता, ना होने की निश्चितता। तो ऐसी एक्सिस्टेंसीज के केस में भी फर्म को समाप्त किया जा सकता है। जैसे अगर एक फर्म कॉन्स्टिट्यूट किया फिक्स टर्म के लिए और ये टर्म एक्सपायरी हो जाए, समाप्त हो जाए। अगर कॉन्स्टिट्यूट किया जाए कैरी आउट वन और मोर वेंचर्स, एक या दो से ज्यादा वेंचर्स को चलाने के लिए, और जब वो कंप्लीट हो जाए। इसके अलावा किसी पार्टनर की डेथ हो जाए, या कोई पार्टनर एज इंसॉल्वेंट एडजुडिकेट हो जाए, तो इन केसेस में भी फर्म को समाप्त किया जा सकता है। बट ये कंपलसरी डिसोल्यूशन नहीं है, इसमें किया जा सकता है फर्म को समाप्त। नेक्स्ट है डिसोल्यूशन बाय नोटिस। नोटिस के द्वारा भी फर्म का डिसोल्यूशन हो सकता है। नोटिस का मतलब होता है कोई भी एक पार्टनर इस बात का नोटिस दे दे बाकी पार्टनर्स को कि अब फर्म समाप्त होनी चाहिए, तो फर्म समाप्त हो जाएगी। बट
ये उसी केस में होता है जब पार्टनरशिप की जो नेचर है वो इस तरीके की होती है कि ये पार्टनरशिप एट विल है। पार्टनरशिप का एक टाइप होता है पार्टनरशिप एट विल। जब इस टाइप की पार्टनरशिप होती है तो नोटिस से ही वो समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट है डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। कोर्ट भी डिसोल्यूशन का आदेश दे सकता है अगर फर्म का कोई पार्टनर इस तरह का वाद कोर्ट के पास लेकर जाता है। ऐसे कौन से केसेस हैं जिनमें फर्म को समाप्त करने का आदेश कोर्ट दे सकता है? अगर कोई पार्टनर इंसेन हो गया है, अगर कोई पार्टनर परमानेंटली इनकैपेबल हो गया काम करने के लिए, अगर कोई पार्टनर मिसकंडक्ट का गिल्टी पाया जाता है, अगर कोई पार्टनर लगातार पार्टनरशिप का जो ब्रीच है उसको तोड़ रहा है, इसके अलावा जब किसी पार्टनर ने ट्रांसफर कर दिया है अपना पूरा इंटरेस्ट किसी थर्ड पार्टी को। नेक्स्ट, जब फर्म का बिजनेस सिवाय लॉस के चलाना संभव ना हो और इसके अलावा ऐसा कोई ग्राउंड जिसको कोर्ट समझे कि ये आवश्यक है इस फर्म को बंद कराने के लिए, तो ऐसे केस में भी जो कोर्ट है वो बंद करने का आदेश दे सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है कंपनी अकाउंट्स और इसमें इश्यू ऑफ शेयर्स, फॉरफीचर, रीइश्यू, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, इश्यू ऑफ डिवेंचर। सबसे पहले इश्यू ऑफ शेयर्स। इश्यू ऑफ शेयर्स में इंपोर्टेंट स्टेप्स, जब कोई कंपनी शेयर इश्यू करती है तो प्रोस्पेक्टस इश्यू करती है, पब्लिक को इनवाइट करती है। रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशंस, लोग अप्लाई करते हैं शेयर्स के लिए, एप्लीकेशन रिसीव होते हैं। अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, एप्लीकेशन रिसीव होते हैं, उनके बेसिस पे कंपनी अलॉट करती है शेयर होल्डर्स को शेयर। मिनिमम सब्सक्रिप्शन, अब किसी कंपनी के पास जब शेयर एप्लीकेशन आती है तो उसको ये चेक करना होता है कि कम से कम एक न्यूनतम संख्या एप्लीकेशन की जरूर मिल जानी चाहिए अलॉट करने से पहले। इसको कहते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन। मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% से कम नहीं हो सकता, मतलब कम से कम 90% के लिए एप्लीकेशन आए उसके बाद ही अलॉट किए जाने चाहिए शेयर। ऐसा कहा गया है सेबी के गाइडलाइन। कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर, जब कोई शेयर होल्डर अपनी कोई अमाउंट अलॉटमेंट पे या कॉल्स पे नहीं पे करता है तो ऐसे अनपेड अमाउंट को या तो अनपेड कॉल कहा जाता है या कॉल्स इन एरियर कहा जाता है। कोई कंपनी चाहे तो इन पे चाहे तो इंटरेस्ट चार्ज कर सकती है उस रेट पे जो रेट आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में दिया गया है कंपनी के में। अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कोई रेट नहीं दिया गया है तो कंपनी टेबल एफ को अपना सकती है और इसके अकॉर्डिंग 10% पर एनम का इंटरेस्ट चार्ज कर सकती है। कॉल्स इन एडवांस, जब किसी कंपनी को जो जब वो कॉल करती है अमाउंट मंगाती है शेयर होल्डर से और अमाउंट कॉल होने से पहले ही अगर शेयर होल्डर्स की तरफ से अमाउंट मिल जाता है कंपनी को एडवांस में तो उसको कॉल्स इन एडवांस कहते हैं और कॉल्स इन एडवांस अकाउंट में ऐसे अमाउंट को रखा जाता है। ऐसे कॉल्स इन एडवांस पे कंपनी इंटरेस्ट पे कर सकती है और ये इंटरेस्ट 12% पर एनम के रेट से पे किया जा सकता है टेबल एफ के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन वह सिचुएशन है जब कंपनी ने जितने शेयर इशू किए हैं उनसे ज्यादा के एप्लीकेशन आ जाएं तो ऐसे केस को कहा जाता है ओवर सब्सक्रिप्शन। अब ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में कंपनी सभी एप्लीकेंट को तो शेयर इशू कर नहीं सकती है क्योंकि अगर कंपनी ने 20,000 शेयर इशू किए और लोगों ने 80,000 शेयर के लिए अप्लाई कर दिया तो 80,000 शेयर तो कंपनी इशू कर नहीं पाएगी। अब कंपनी 20,000 शेयर इशू करेगी लेकिन उसको तय करना पड़ेगा कि जो 80,000 के एप्लीकेंट हैं उनमें से किसको शेयर देना है, किसको नहीं देना है, किसको कम देना है। तो इस ऐसे केस में ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में अलॉट करने के 3 तरीके हो सकते हैं। पहला, कुछ को फुल अलॉटमेंट दे दिया जाए, बाकियों को रिजेक्ट कर दिया जाए। सभी को प्रोपोर्शनेट दे दिया जाए या कुछ को प्रोपोर्शनेट दे दिया जाए, कुछ को रिजेक्ट कर दिया जाए, कुछ को फुल दे दिया जाए। अब है फोरफीचर ऑफ शेयर, जब कुछ शेयर होल्डर अगर कॉल जो मांगी गई है कंपनी के द्वारा उसको पे नहीं कर पाते हैं समय पर तो ऐसे केस में कंपनी को राइट होता है, अगर कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन अलाउ करते हैं तो ऐसे शेयर होल्डर्स के
अलॉटमेंट को कैंसिल करके, उनके जो शेयर्स हैं उनको कैंसिल करके, और उन्होंने जो अमाउंट अब तक कंपनी को दे रखा है उसको जब्त किया जा सकता है। इसको कहा जाता है फोरफीचर ऑफ शेयर, रीइश्यू ऑफ फोरफिटेड शेयर। कंपनी ऐसे फोरफिटेड शेयर्स को बाद में रीइश्यू भी कर सकती है किसी अन्य पर्सन को मार्केट में, एट पार पे कर सकती है रीइश्यू, एट प्रीमियम पे कर सकती है। रीइश्यू के केस में डिस्काउंट पे भी रीइश्यू किया जा सकता है, बट ये जो डिस्काउंट है ये मैक्सिमम उतनी ही हो सकती है रीइश्यू के केस पे जितना पैसा कंपनी ने फॉरफिट कर रखा था इन शेयर्स पे। नेक्स्ट है इश्यू एंड रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। डिवेंचर वर्ड, डिवेंचर जो है ये लिया गया है लैटिन वर्ड डेबेरे से, जिसका मतलब होता है बोरो करना। डिवेंचर है क्या? डिवेंचर एक रिटर्न इंस्ट्रूमेंट होता है इस बात का एक्नॉलेजमेंट कंपनी की तरफ से कि कंपनी ने डेट लिया हुआ है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 30 के अकॉर्डिंग डिवेंचर्स को डिफाइन किया गया है कि डिवेंचर स्टॉक, बॉन्ड या अन्य कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो कंपनी पे डेट एविडेंस करता हो, मतलब जो इस बात का सबूत हो कि कंपनी ने ऋण लिया हुआ है, चाहे वो कंपनी के एसेट पे चार्ज क्रिएट करे या ना करे, उसको डिवेंचर बोला जाएगा। यानी कि इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग डिवेंचर हो या बॉन्ड हो या लोन हो, सबको डिवेंचर बोला जा सकता है। अब है बॉन्ड। बॉन्ड क्या है? बॉन्ड और डिवेंचर में एज पर लॉ कोई अंतर है नहीं, बट प्रैक्टिकली इनमें कुछ अंतर होता है। ट्रेडिशनली जो गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं वो बॉन्ड इशू करती हैं और प्राइवेट कंपनी डिवेंचर इशू करती हैं। हालांकि अभी सेमी गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन भी बॉन्ड इशू करती हैं। नेक्स्ट रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, क्योंकि जो डिवेंचर्स होते हैं ये एक लोन होता है और जो लोन है उसकी वापसी जरूरी होती है। कंपनीज एक्ट 2013 से पहले ऐसा संभव था कि कंपनी चाहे तो ऐसे डिवेंचर या बॉन्ड इशू कर सकती थी जिनको रिडीम नहीं किया जाएगा, यानी कि इरिडीमेबल। लेकिन अब कोई भी कंपनी इरिडीमेबल डिवेंचर इशू नहीं कर सकती है। अब कोई कंपनी अगर डिवेंचर इशू करेगी तो वो रिडीमेबल ही होंगे, यानी कि रिडीमेबल का मतलब है कुछ समय बाद उनकी पेमेंट अवश्य कंपनी को करनी ही होगी। जब कंपनी डिवेंचर्स का पैसा वापस करती है डिवेंचर होल्डर्स को, तो उसको रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग। तो इसमें अकाउंटिंग में कंप्यूटर्स का रोल, उसका यूज से रिलेटेड है। मीनिंग एंड एलिमेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो वैरायटी ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता है। कंप्यूटर सिस्टम कॉम्बिनेशन है 6 एलिमेंट्स का, जिसमें शामिल हैं हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, पीपल, प्रोसीजर, डेटा, कनेक्टिविटी। अब इसमें हार्डवेयर फिजिकल कंपोनेंट जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रोसेसर। सॉफ्टवेयर सेट ऑफ प्रोग्राम्स। सॉफ्टवेयर अगेन 6 टाइप्स के हो सकते हैं: ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी प्रोग्राम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, लैंग्वेज प्रोसेसर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, कनेक्टिविटी सॉफ्टवेयर। पीपल जो लोग काम करते हैं इसको लाइववेयर या पीपलवेयर या मेनवेयर भी बोल देते हैं। इसमें 3 तरह के लोग हो सकते हैं मेनली कंप्यूटर से जुड़े हुए: सिस्टम एनालिस्ट, प्रोग्रामर्स और सिंपली ऑपरेटर्स जो केवल ऑपरेटिंग का काम करते हैं। प्रोसीजर, प्रोसीजर का मतलब होता है एक सीरीज ऑफ ऑपरेशन। ये प्रोसीजर हार्डवेयर ओरिएंटेड हो सकते हैं, सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड हो सकते हैं, इंटरनल प्रोसीजर हो सकते हैं। डेटा, डेटा का मतलब वो रिलीवेंट इंफॉर्मेशन जो डिसीजन मेकिंग के लिए यूजफुल होती है, यानी कि इंफॉर्मेशन को ही डेटा कहा जाता है। कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी एक कंप्यूटर सिस्टम से रिलेटेड होती है जिससे एक कंप्यूटर सिस्टम को हम कनेक्ट कर सकते हैं टेलीफोन लाइंस की मदद से, माइक्रोवेव ट्रांसमिशन की मदद से या सैटेलाइट की मदद से। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, सब जो सॉफ्टवेयर है वो अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर जो अकाउंटिंग के लिए मदद करते हैं। इसमें सेज, विंग्स 2000, बेस्ट बुक्स, कैश मैनेजर, एसपीज और अन्य। अकाउंटिंग पैकेजेस, अब अकाउंटिंग पैकेजेस जो हो सकते हैं वो रेडी टू यूज हो सकते हैं, कस्टमाइज्ड हो सकते हैं, टेलर्ड हो सकते हैं। रेडी टू यूज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर या अकाउंटिंग पैकेजेस ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो रेडी टू यूज होते हैं और डिफरेंट टाइप की जो स्मॉल या कन्वेंशनल बिजनेस होते हैं उनके लिए यूज होते हैं। ये हमको मिल जाएंगे कहीं से सीडी में, हम अपने अपने सिस्टम में यूज करेंगे और हम इसको चला सकते हैं। कोई भी संस्था इनको यूज कर सकती है, जनरल टाइप के होते हैं। दूसरे होते हैं कस्टमाइज्ड। कस्टमाइज का मतलब होता है कि इनको कस्टम किया जाता है स्पेशल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। और नेक्स्ट होते हैं टेलर्ड।
टेलर्ड ऐसे होते हैं जो बहुत बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, वो पूरी तरह से अपने लिए अलग टाइप के सॉफ्टवेयर बनवाते हैं। ये स्पेशल टाइप के होते हैं, इनको टेलर्ड कहा जाता है। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, अकाउंटिंग का वैसा सिस्टम जिसमें कंप्यूटर की मदद से अकाउंटिंग की जाती है, वो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम कहलाता है। नेक्स्ट है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग फॉर्म हो सकते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट स्टॉक कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्सेट्रा। तो सबसे पहले बात करेंगे नेचर एंड कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस के बारे में। मीनिंग या कॉन्सेप्ट, बिजनेस जो वर्ड है वो बिजी वर्ड से आया है। बिजी का मतलब जो हमेशा ऑक्यूपेशन में रहते हैं, तो बिजनेस का मतलब ऐसे ऑक्यूपेशन से है जिसमें लोग इन्वॉल्व रहते हैं परचेज, प्रोडक्शन, सेल ऑफ गुड्स में या सर्विसेज में, प्रॉफिट अर्न करने के लिए। जो ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज होती हैं वो इकोनॉमिक हो सकती हैं या नॉन इकोनॉमिक हो सकती हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज को दो हिस्सों में बांट सकते हैं, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक जो मनी के लिए की जाती है, नॉन इकोनॉमिक जो अन्य कारणों के लिए की जाती हैं, जैसे सोशल कारण, सोशल रीजन हो सकते हैं, सामाजिक कारण हो सकते हैं, पारिवारिक कारण हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल हो सकते हैं, स्पोर्ट्स के लिए हो सकता है, एंटरटेनमेंट के लिए हो सकता है। तो ह्यूमन एक्टिविटीज को इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक में बांट सकते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज तीन हिस्सों में बढ़ सकती है, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में। बिजनेस आगे इंडस्ट्री और कॉमर्स एक्टिविटीज में बढ़ सकता है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज लाइवलीहुड अर्न करने के लिए की जाती हैं। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज लव, सिंपैथी, सेंटिमेंट, पैट्रियोटिज्म एक्सेट्रा, इन कामों के लिए की जा सकती है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज अगेन बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में बांटी जा सकती है। अब जो बिजनेस एक्टिविटीज है उनको इंडस्ट्री और कॉमर्स में बांटा जा सकता है। इंडस्ट्री, इंडस्ट्री का काम ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज से होता है जिनमें रिसोर्सेज यूजफुल, जो गुड्स होती हैं उनको ज्यादा यूजफुल गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है। हमारे पास जो अवेलेबल आइटम होते हैं उनको हम ज्यादा महत्वपूर्ण आइटम बना देते हैं, जैसे लकड़ी से फर्नीचर बना देना। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज को आगे क्लासिफाई किया जा सकता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी इंडस्ट्री में। तो प्राइमरी इंडस्ट्री में उन एक्टिविटीज को शामिल किया जाता है जो रिलेटेड होती है एक्सट्रैक्शन से या प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज से। और सेकेंडरी इंडस्ट्री, इंडस्ट्री को कहा जाता है जिसमें प्राइमरी इंडस्ट्री के द्वारा जो सामान मिलता है उसको हम और ज्यादा महत्वपूर्ण सामान बनाते हैं फाइनल कंजम्पशन के लिए। टर्शियरी इंडस्ट्री में रखा जाता है सर्विसेज को, जो सर्विसेज या जो एक्टिविटीज प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री की हेल्प के लिए होती हैं, जैसे बैंकिंग है, इंश्योरेंस है। अब है कॉमर्स। कॉमर्स बिजनेस का ही पार्ट है। बिजनेस एक वाइडर कॉन्सेप्ट है जिसमें कॉमर्स के साथ साथ इंडस्ट्री भी शामिल होती है। देखिए बिजनेस का मतलब क्या होता है, ऐसी एक्टिविटी जो प्रॉफिट अर्न करने के लिए कंटिन्यूअस बेसिस पे की जाती है। अब जो बिजनेस है वो कंटिन्यूअस बेसिस पे कैसे प्रॉफिट कमाने के लिए हम कर सकते हैं, या तो हम सामान बना के बेचें या कहीं से खरीद के बेचें, ऐसा कोई भी, या हम सर्विसेज प्रोवाइड करें, उनको प्रोवाइड करें, तो ये भी बिजनेस है। तो अल्टीमेटली बिजनेस का वो पार्ट जिसमें सामान बना के बेचा जाता है या सर्विस बना के बेची जाती है, वो तो इंडस्ट्री पार्ट कहलाता है। और इसका वो पार्ट जिसमें एक जगह से दूसरी जगह खरीद के सामान बेचा जाता है, मेनली वो कॉमर्स रहता है। अगेन कॉमर्स भी जो होता है वो दो हिस्सों में बढ़ जाता है, ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। अब इसमें जो कॉमर्स है वो ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में बढ़ जाता है। इसमें जो ट्रेड है इसका मतलब होता है सिंपली सेल परचेज करना गुड्स और सर्विसेज को प्रॉफिट मोटिव के लिए। ये इंटरनल ट्रेड हो सकता है, एक्सटर्नल हो सकता है। इंटरनल ट्रेड होलसेल ट्रेड हो सकता है, रिटेल ट्रेड हो सकता है। एक्सटर्नल ट्रेड एक्सपोर्ट ट्रेड हो सकता है, इम्पोर्ट ट्रेड हो सकता है या इंटरपोर्ट हो सकता है। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, अब ट्रेड की ऑक्सिलरी का मतलब है ऐसी एक्टिविटी जो ट्रेड में हेल्प करती हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, बैंकिंग एंड फाइनेंस, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजिंग। अब ध्यान दें जो टर्शियरी इंडस्ट्री है, टर्शियरी इंडस्ट्री के भी यही पार्ट होते हैं, बैंकिंग, फाइनेंस, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजिंग। ये खाली क्लासिफिकेशन का तरीका है जब हम इनको एक इंडस्ट्री की हैसियत से देखते हैं, जैसे प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी तो टर्शियरी इंडस्ट्री की तरह होती है। और कॉमर्स के मामले में हम इनको ट्रेड के एक एक्सिलरी के रूप में देखते हैं। नेक्स्ट है बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। अब बिजनेस क्या है ऑलरेडी डिस्कस हो भी चुका है, ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जिनमें हम प्रोडक्शन या परचेज करते हैं और सेल करते हैं गुड्स या सर्विसेज को। मेन एम जो होता है वो प्रॉफिट अर्न करना होता है। इसके एग्जांपल हो सकते हैं फिशिंग, माइनिंग, फार्मिंग, मैन्युफैक्चरिंग, होलसेल, रिटेल एक्सेट्रा। अब प्रोफेशन, प्रोफेशन ऐसी एक्टिविटीज को कहा जाता है जिनमें कोई स्पेशल नॉलेज एक्वायर की जाती है और
स्पेशल स्किल्स एक्वायर की जाती हैं और उनको अप्लाई किया जाता है अपने ऑक्यूपेशन में लोगों को सर्व करने के लिए। ये प्रोफेशन में लोग किसी भी प्रोफेशन में एंगेज होते हैं, उनको प्रोफेशनल कहा जाता है। प्रोफेशनल्स जनरली कोई गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं, जिसे कोड ऑफ कंडक्ट कहा जाता है। इसके एग्जांपल है लॉयर, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्सेट्रा। एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ये जो एम्प्लॉयमेंट, ये बिजनेस एक्टिविटी ना होकर के यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी कर लें, टाइपिंग मिस्टेक है। इकोनॉमिक एक एम्प्लॉयमेंट एक ऐसी या तो सिंपली इतना इकोनॉमिक एम्प्लॉयमेंट एक ऐसी एक्टिविटी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी या केवल एक्टिविटी, जिसमें एक व्यक्ति एम्प्लॉय के तौर पे काम करता है और अपनी सर्विसेज वो अपने एम्प्लॉयर को देता है और उसके बदले में रेम्यूनरेशन लेता है, सैलरी लेता है। अब है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव। तो जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का, वो तो है प्रॉफिट अर्न करना। फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग फॉर्म हो सकते हैं, प्राइवेट, पब्लिक और ग्लोबल एंटरप्राइजेस। प्राइवेट एंटरप्राइजेस ऐसे एंटरप्राइज या ऐसे बिजनेसेस को कहा जा सकता है जो ओन और कंट्रोल किए जाते हैं प्राइवेट इंडिविजुअल्स के द्वारा। पब्लिक एंटरप्राइज ऐसे बिजनेसेस को कहा जाता है जो ओन किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो या दोनों ज्वाइंटली। ग्लोबल एंटरप्राइजेस ऐसे एंटरप्राइजेस को कहा जाता है जो एक देश से ज्यादा देशों में ऑपरेट करते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, कॉन्सेप्ट, नेचर एंड सिग्निफिकेंस। अब है मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट या इसका मीनिंग। तो हेनरी फेयोल डिफाइन करते हैं मैनेजमेंट को, टू मैनेज इज टू फोरकास्ट एंड टू प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड, टू कोऑर्डिनेट एंड टू कंट्रोल। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें लोगों से काम कराया जाता है एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के साथ गोल्स को अचीव करने के लिए। तो मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोसेस है, ऐसी प्रोसेस है जिसमें एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस की जरूरत होती है। प्रोसेस जो वर्ड है इसका मतलब होता है एक सेट ऑफ फंक्शंस जिसमें कई सारे फंक्शन होते हैं। तो मैनेजमेंट एक प्रोसेस है क्योंकि इसमें कई फंक्शन शामिल होते हैं, जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। एफिशिएंसी का मतलब होता है कि किसी काम को राइटली करना, ठीक तरीके से करना। राइटली कैसे? कि मिनिमम कॉस्ट में करना, कोई वेस्टेज ना करना। इफेक्टिवनेस का मतलब होता है राइट थिंग्स को करना, यानी कि गोल्स को अचीव करना विद इन टाइम। अब है मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर। तो मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स हैं, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है मैनेजमेंट, परवेसिव है, हर जगह होती है, मल्टी डायमेंशनल है, इसके डायमेंशन हो सकते हैं मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। मैनेजमेंट ग्रुप एक्टिविटी है, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, डायनामिक फंक्शन है और एक इंटेंजिबल फोर्स। मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव, मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से और पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं सर्वाइव, प्रॉफिटेबिलिटी, ग्रोथ। सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकते हैं सोसाइटी के लिए बेटरमेंट, जैसे कि क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड कराना रीजनेबल रेट, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराना लोगों को, कम्युनिटी प्रोग्रेस के बारे में स्कूल्स या क्राइसिस प्रोवाइड कराना, एनवायरमेंट फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन अपनाना। और पर्सनल ऑब्जेक्टिव यानी कि लोगों के लिए जो बेनिफिशियल हो, यहाँ पे पर्सन का मतलब एम्प्लॉइज से है, तो गुड सैलरी या गुड पर्क देना, सोशल या सेफ्टी नीड उनकी पूरी करना, इंप्लीमेंट करना या मॉनिटर करना ऐसी पॉलिसी जिनके पर्सनल ग्रोथ भी जिससे एम्प्लॉइज को मिले, रिकॉन्साइल करना पर्सनल गोल्स को ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स के साथ। अब है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के लेवल। तो संस्था में जो मैनेजमेंट होती है उसके अलग अलग लेवल हो सकते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। टॉप लेवल में टॉप लेवल के डेजिग्नेशन या फंक्शन। तो टॉप लेवल के डेजिग्नेशन यानी कि टॉप लेवल की पोस्ट में सीईओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एमडी, जीएम, वीपी ये सब शामिल होते हैं। और इनके फंक्शन होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स सेट करना, पॉलिसी प्रिपेयर करना संस्था के लिए, स्ट्रेटेजी प्रिपेयर करना संस्था के लिए, ऑर्गेनाइज करना, कंट्रोल करना और मॉनिटरिंग करना एक्टिविटीज और रिसोर्सेज को, कंट्रोल करना वर्क परफॉर्मेंस को और बजट अप्रूव करना। अब है मिडिल लेवल, मिडिल लेवल के डेजिग्नेशन या फंक्शन। मिडिल लेवल में आते हैं डिपार्टमेंटल या सब डिपार्टमेंटल या डिविजनल हेड्स, और इनके फंक्शंस होते हैं प्लान, पॉलिसी फ्रेम करना। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट ने जो प्लान और पॉलिसी फ्रेम की है उनको एग्जीक्यूट कराना, उनका पालन कराना काम होता है मिडिल लेवल का। पॉलिसी और प्लान संस्था के लिए फ्रेम करना टॉप लेवल का काम है और मिडिल लेवल का काम है इनको एग्जीक्यूट कराना।
ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप प्रिपेयर करना और एम्प्लॉइज की अपॉइंटमेंट, ये मिडिल लेवल का काम है। इंस्ट्रक्शन इशू करना और एम्प्लॉइज को मोटिवेट करना, इंटर डिपार्टमेंटल कॉपरेशन इंश्योर करना। नेक्स्ट है लोअर लेवल या सुपरवाइजरी लेवल या ऑपरेशनल या फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट। इसको लोअर लेवल या सुपरवाइजरी लेवल या ऑपरेशनल लेवल या फर्स्ट लाइन लेवल कहा जाता है मैनेजमेंट का। ये सबसे लोअर लेवल होता है, लेकिन मैनेजमेंट का लेवल होता है। इसके डेजिग्नेशन या फंक्शन, इसमें सुपरवाइजर, फोरमैन, इंस्पेक्टर इसकी डेजिग्नेशन से शामिल होती है कॉमनली, और इनके फंक्शंस होते हैं सजेशन या फीडबैक फॉरवर्ड करना टॉप लेवल को। इसके अलावा मेंटेन करना मोरल, सेफ्टी और डिसिप्लिन वर्कफोर्स के बीच में। इसके अलावा वर्कर्स के काम को देखना, क्वालिटी मेंटेन करना, असिस्ट करना मैनेजमेंट को सिलेक्शन, ट्रेनिंग, प्लेसमेंट या प्रमोशन। अब है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के मेजर फंक्शंस होते हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। मैनेजमेंट के फंक्शंस जो है वो अलग अलग थिंकर्स ने अलग अलग तरीके से दिए हैं। जैसे कि जॉर्ज रॉबर्ट टेरी ने 4 फंडामेंटल फंक्शन बताए मैनेजमेंट के: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एक्चुएटिंग और कंट्रोलिंग। हेनरी फेयोल ने 5 फंक्शन बताए मैनेजमेंट के: प्लानिंग, जिसमें फोरकास्टिंग भी शामिल है, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग। आरसी डेविस ने 3 फंक्शन बताए मैनेजमेंट के: प्लानिंग, मोटिवेटिंग, कंट्रोलिंग। लूथर गिलिक और लिंडाल उर्विक ने बताए हैं 7 फंक्शन, जिसको पोस्ट कॉर्ब के नाम से जानते हैं। इसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेशन, रिपोर्टिंग, बजटिंग। और हेरोल्ड कुंटस एंड सिरिल ओडोनेल ने बताए 5 फंक्शन। ये जो 5 फंक्शन हैं कुंट्स एवं ओडोनेल के द्वारा, हेरोल्ड कुंटस एवं सिरिल ओडोनेल के द्वारा जो 5 फंक्शन बताए हैं, ये एनसीईआरटी बुक फॉलो करती है इनको 5। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। अब है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या है? कोऑर्डिनेशन एक ऐसी एक्टिविटी है जो इंश्योर करती है यूनिटी ऑफ एक्शन, अलग अलग एक्टिविटीज के बीच में और अलग अलग डिपार्टमेंट के बीच में। कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट हर लेवल पे होती है मैनेजमेंट के, चाहे वो लोअर लेवल हो, चाहे टॉप लेवल हो, और चाहे मिडिल लेवल। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कौन सा है? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का मतलब ऐसे जनरल गाइडलाइंस से हैं जो मैनेजर्स को हेल्प करते हैं मैनेजरियल डिसीजन लेते समय। अलग अलग थिंकर्स ने अलग अलग प्रिंसिपल्स दिए हैं। फियोल्स ने मैनेजमेंट के 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं, और ये 14 प्रिंसिपल्स हैं: डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, रेम्युनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, स्केलर चेन, ऑर्डर, इक्विटी, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, इनिशिएटिव एंड एस्पिरिट दे कॉर्प्स। टेलर का साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट जो टेलर ने दिया है, तो उसमें टेलर का कहना है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब है एग्जैक्टली ये जानना कि आप लोगों से क्या कराना चाहते हैं, और यह देखना कि वो उसको बेस्ट और चीपेस्ट वे में करें। इसके प्रिंसिपल्स, टेलर ने जो साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स दिए, वो है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, यानी कि मैनेजमेंट एक साइंस है, रूल ऑफ थंब नहीं है। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, जो मैनेजमेंट है वो हार्मनी की बात करता है, ना कि डिस्कॉर्ड की। कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, मैनेजमेंट इंडिविजुअलिज्म नहीं है बल्कि एक कॉपरेशन है। डेवलपमेंट ऑफ ईच पर्सन टू ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी, ये प्रिंसिपल्स हैं जो साइंटिफिक मैनेजमेंट में टेलर ने दिए। अब है साइंटिफिक मैनेजमेंट की टेक्निक। ये प्रिंसिपल्स थे, और टेक्निक है साइंटिफिक मैनेजमेंट की। टेक्निक का मतलब होता है तौर तरीके मैनेजमेंट करने के। तो फंक्शनल फोरमैनशिप, स्टैंडर्डाइजेशन और सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी, फटीग स्टडी, इन चारों स्टडीज को मिलाकर के वर्क स्टडी कहा जाता है। वर्क स्टडीज गिवन बाय टेलर। इसके अलावा डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, मेंटल रिवॉल्यूशन, ये टेलर ने दिए हैं टेक्निक साइंटिफिक मैनेजमेंट। नेक्स्ट है कैपिटल मार्केट एंड टाइप्स, प्राइमरी या सेकेंडरी मार्केट। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं फाइनेंशियल मार्केट किसको कहते हैं। फाइनेंशियल मार्केट का मतलब है ऐसा मार्केट जिसमें सेल परचेज होता हो फाइनेंशियल सिक्योरिटीज का, और जिसमें शामिल होते हो इन्वेस्टर और फंड रेजर। फाइनेंशियल मार्केट के टाइप्स हो सकते हैं मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट फाइनेंशियल मार्केट का वो टाइप है जिसमें शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज को ट्रेड किया जाता है।
कैपिटल मार्केट वो पार्ट है जिसमें लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज को ट्रेड किया जाता है। शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज के एग्जांपल्स हैं, कौन कौन सी शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज है? जो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज है उनको इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट भी बोला जाता है। इसमें शामिल होते हैं ट्रेजरी बिल, टी बिल्स। ये आरबीआई के द्वारा इशू होते हैं गवर्नमेंट के बिहाफ पे। इनको जीरो कूपन बॉन्ड भी कहते हैं। इनका जो पीरियड है वो 14 डेज, 91 डेज, 181 डेज या 364 डेज हो सकता है। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये जो पीरियड है ये आरबीआई डिसाइड करता है और ये अलग अलग समय पे वेरी भी हो सकता है। कोई पर्टिकुलर पीरियड विड्रॉ किया जा सकता है, कोई नया पीरियड डाला जा सकता है आरबीआई के द्वारा। कॉमर्शियल पेपर, कमर्शियल पेपर भी मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है, शॉर्ट टर्म है। ये लार्ज और रेप्यूटेड कंपनीज के द्वारा इशू होता है। ये अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट की तरह होता है और इसका मैच्योरिटी पीरियड 15 दिन से लेकर 1 साल तक हो सकता है। कॉल मनी, कॉल मनी कॉमर्शियल बैंक्स के द्वारा यूज किया जाता है, शॉर्ट टर्म फाइनेंस का एक तरीका है। जनरली बैंक अपना सीआरआर मेंटेन करने के लिए इसको यूज करते हैं। ये एक इंटर बैंक ट्रांजेक्शन है जो बैंक और बैंक के बीच में होती है। इसका पीरियड 1 से 14 दिन का हो सकता है। जो कॉल मनी मार्केट है, यानी कि जो कॉल मनी है वो भी अलग अलग नाम से आगे इंस्ट्रूमेंट्स है। उसमें कॉल मनी 1 दिन तक का होता है, नोटिस मनी बोला जाता है जब 2 से 14 दिन का हो, और एक टर्म मनी होता है जो 15 दिन से लेकर 1 साल तक का भी हो सकता है। ये कॉल मनी का और स्पेसिफिकेशन है उससे आगे। अब है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। ये कमर्शियल बैंक के द्वारा इशू किया जाता है या डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा इशू किया जाता है। ये एक नेगोशिएबल शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट होता है बीआरआर फॉर्म में। इसका पीरियड 3 से 12 महीने होता है। देखिए जैसे बैंक एफडी जमा कराते हैं लोगों से, फिक्स डिपॉजिट, तो एफडी की तो खूबी ये होती है कि जिस पर्सन ने किया है वही इसको वापस लेगा। लेकिन सीडी में खास बात क्या होती है, ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट नेगोशिएबल होता है। मतलब इसको खरीदा बेचा जा सकता है। अगर एक पर्सन ने सीडी किया है, किसी बैंक में जमा किया पैसा सीडी के तहत, वो पर्सन उसको आगे बेच सकता है। कॉमर्शियल बिल, कॉमर्शियल बिल को ट्रेड बिल भी कहा जाता है। ये एक सेलर ड्रॉ करता है अपने बायर पे। कॉमर्शियल बिल को बिल ऑफ एक्सचेंज भी कहते हैं। और जो इशू करता है उसके लिए ये बिल्स रिसीवेबल होता है, और जिस पे इशू किया जाता है उसके लिए बिल्स पेबल होता है। इसका मैच्योरिटी पीरियड जनरली 3 मंथ होता है। जनरली का मतलब है कि जनरली 3 होता है, हार्ड एंड फास्ट नहीं है। ये 3 से कम भी हो सकता है, 3 से ज्यादा भी हो सकता है। नेक्स्ट है कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट वो मार्केट है जिसमें लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज को ट्रेड किया जाता है। कैपिटल मार्केट के टाइप्स, कैपिटल मार्केट प्राइमरी मार्केट हो सकता है, सेकेंडरी हो सकता है। प्राइमरी मार्केट कैपिटल मार्केट का वो टाइप होता है जिसको हम न्यू इशू मार्केट बोलते हैं। मतलब जब कोई कंपनी फर्स्ट टाइम अपनी सिक्योरिटी इशू करती है, शेयर या डिबेंचर, तो उसको प्राइमरी मार्केट का इशू बोला जाता है। सेकेंडरी मार्केट का मतलब उस मार्केट से होता है जिसमें सेकेंडरी सिक्योरिटीज बेची जाती है, यानी कि एक बार जो सिक्योरिटी इशू हो चुकी हैं उनको ट्रेड किया जाता है, खरीदा बेचा जाता है। इसको सेकंड हैंड मार्केट भी बोलते हैं, इसको स्टॉक मार्केट भी बोलते हैं। अब एक्चुअली प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट कोई प्लेस या कोई जगह नहीं है। मार्केट का मतलब उस सिस्टम से है जो सिस्टम एक फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। मार्केट का मतलब उन पार्टिसिपेंट से है जो रोल प्ले करते हैं, उनके कॉम्बिनेशन से है। तो मार्केट का मतलब प्लेस से ना होकर कुछ सिस्टम से होता है। अब बारी आती है मार्केटिंग। नेक्स्ट चैप्टर या नेक्स्ट टॉपिक है सिलेबस में। मार्केटिंग का मीनिंग, फंक्शन और रोल। सबसे पहले मार्केटिंग मैनेजमेंट, और इसमें मार्केट टर्म, जो मार्केट है ये लैटिन वर्ड मर्केटस से बना है, जिसका मतलब होता है एक ऐसा प्लेस जहां पे बिजनेस कंडक्ट किया जाता है, उस प्लेस से। मार्केट का ट्रेडिशनल व्यू जो है वो ये कहता है कि मार्केट एक प्लेस है जहाँ पे बायर और सेलर मिलते हैं और सेल परचेज करते हैं। जबकि मार्केट का जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, मॉडर्न व्यू है, वो ये कहता है कि इसका मतलब रियल और पोटेंशियल ग्रुप ऑफ बायर और सेलर से है, प्रोडक्ट या सर्विस के। मतलब ये केवल इनका जो ग्रुप है बायर्स और सेलर्स का, उसको मार्केट बोलते हैं। मतलब ये एक सिस्टम है, ना कि कोई प्लेस। कस्टमर या मार्केटर, कस्टमर कौन होता है? कस्टमर ऐसे लोगों को या ऐसी संस्थाओं को कहा जाता है जो अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए नीड करते हैं किसी सामान की। मार्केटर का मतलब उस पर्सन या एंटिटी से होता है जो एक्टिव रोल प्ले करता है मार्केटिंग के प्रोसेस में। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि मार्केटर जो होता है वो सेलर तो हो ही सकता है। कुछ केस ऐसे होते हैं जिनमें बायर भी मार्केटर होता है, या अगर बायर एक्टिव रोल प्ले करे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जो डेयरी फार्म होती हैं, डेयरी, तो वो
किसान जो होते हैं वो प्रोड्यूसर होते हैं मिल्क के, लेकिन डेयरी जो होती है वो रोल प्ले करती है, एक्टिव रोल प्ले करती है, मार्केटिंग करती है कि लोग उसके पास अपने मिल्क को बेचने आए। डेयरी वहां से मिल्क खरीदने का रोल प्ले करती है, तो एक मार्केटर होती है वहां पे, आगे वो बेचती है, वहां पे भी मार्केटर होती है। तो जो रोल प्ले करता है मार्केटर वो होता है, जरूरी नहीं है सैलरी हो हमेशा मार्केटर। अब मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि मार्केटिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें डिमांड क्रिएट की जाती है किसी प्रोडक्ट की या सर्विस की। ये प्रोडक्शन से पहले स्टार्ट हो जाती है मार्केटिंग, और सेल के बाद भी चलती रहती है। मार्केटिंग मिक्स, मार्केटिंग मिक्स का मतलब है कि ये एक कॉम्बिनेशन है अलग अलग एलिमेंट्स का, जैसे प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन और प्लेस। प्लेस जिसको 4 P's ऑफ मार्केटिंग कहा जाता है। ब्रांडिंग, ब्रांडिंग का मतलब होता है किसी प्रोडक्ट को स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन देना। अब ब्रांडिंग हम किसी भी तरीके से दे सकते हैं, जो हम आइडेंटिफिकेशन देते हैं, पहचान देते हैं नाम से, निशान से, वो ब्रांडिंग होती है। लेबल, लेबलिंग, लेबलिंग का मतलब होता है कि जो हमने पहचान दी है उस पहचान को हम तो उस पे कहीं लिखें या उसका कोई चिन्ह लगाएं पैकेज पे, वो लेबलिंग होती है। लेबलिंग का मतलब उस प्रोसेस से होता है जिसमें लेबल प्रिपेयर किया जाता है, जिसमें ब्रीफ इंफॉर्मेशन होती है प्रोडक्ट के बारे में। पैकेजिंग, पैकेजिंग का मतलब उस प्रोसेस से होता है जिसमें डिजाइन करते हैं या प्रिपेयर करते हैं कंटेनर, जिन कंटेनर्स में सामान को रखा जाता है। नेक्स्ट है स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। और फिर से मैं बता दूं अगेन, क्योंकि ये क्विक रिवीजन है, इसमें हम खाली पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं फास्ट रिवीजन के लिए। बहुत बड़ा सिलेबस होता है कॉमर्स का, उसको 3 हिस्सों में बांटा है, उसके बावजूद भी समरी ही यहाँ पे कराई जाएगी। डिटेल आप किसी भी टॉपिक की आपको लगता है कि मुझे इसकी डिटेल भी देखनी है, तो हर जगह मैंने लिंक दिए हैं। जैसे मार्केटिंग के लिंक आपको यहाँ पे 3 वीडियोज हैं, और इनमें आप डिटेल में मार्केटिंग की तैयारी कर सकते हैं इनको देख करके। ये खाली एक रिव्यू और रिफ्रेशिंग के लिए है कि आप एग्जाम के टाइम पे रिव्यू कर लें। अब है नेक्स्ट टॉपिक स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। इसमें स्टैटिस्टिकल जो टूल्स हैं, स्टैटिस्टिकल जो आइटम्स हैं, स्टैटिस्टिकल जो फैक्ट्स हैं, उनको देखेंगे। सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स है क्या? स्टैटिस्टिक्स का मतलब उस सिस्टम से है जिसमें कलेक्शन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन और न्यूमेरिकल डेटा का प्रेजेंटेशन शामिल होता है। वर्ड स्टैटिस्टिक्स को सबसे पहले यूज किया जर्मन ऑथर गॉटफ्राइड एचनवाल ने 1749 में। इसलिए गॉटफ्राइड एचनवाल को माना जाता है स्टैटिस्टिक्स का फादर। प्लूरल फॉर्म में स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स, जबकि सिंगुलर फॉर्म में स्टैटिस्टिक्स का जब हम यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है उन मेथड से जो मेथड हेल्प करते हैं हमें कलेक्शन करने में, एनालाइज करते हैं या करने में, या इंटरप्रेट करने में डेटा। स्टैटिस्टिकल मेथड्स, स्टैटिस्टिकल मेथड्स में शामिल होते हैं ऐसे मेथड जो स्टैटिस्टिक्स में मदद करते हैं, जैसे डेटा कलेक्शन के, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, टेबुलेशन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, एनालिसिस ऑफ डेटा और इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। कलेक्शन ऑफ डेटा का मतलब होता है कि डेटा कलेक्ट करना, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। ये स्टैटिस्टिक्स की एक बेसिक एक्टिविटी है। इसके बाद ही स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट होता है, हमें पहले डेटा ही कलेक्ट करना होता है। अब डेटा जो है वो हम डायरेक्टली प्राप्त कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं इंडिविजुअल यूनिट से, संस्थाओं से, व्यक्तियों से। ऐसे केस में ऐसे सोर्सेज जहां से हम डेटा कलेक्ट करते हैं उनको प्राइमरी सोर्स कहते हैं, और ऐसे डेटा को प्राइमरी डेटा कहते हैं। जब हम डेटा को ऐसी जगह से लेते हैं जो ऑलरेडी कहीं पे पब्लिश है या लिखा हुआ है या ऑलरेडी कलेक्टेड है, तो ऐसे सोर्सेज को सेकेंडरी सोर्स कहते हैं, और ऐसे डेटा को सेकेंडरी डेटा कहते हैं। डेटा प्राइमरी हो सकता है, सेकेंडरी हो सकता है। जैसे अभी डिस्कस किया, जब हम फर्स्ट टाइम किसी डेटा को कलेक्ट करते हैं तो प्राइमरी होता है, और हम किसी के द्वारा ऑलरेडी जो डेटा कलेक्ट किया जा चुका है जब उसको हम रिट्रीव करते हैं, उसको हम यूज करते हैं, तो वो सेकेंडरी डेटा कहलाता है। प्राइमरी डेटा जो होता है वो ओरिजिनल फॉर्म में होता है, फर्स्ट टाइम कलेक्ट होता है। प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने के मेथड, प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने के मेथड में डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, या इसको इंटरव्यू मेथड कहते हैं। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन थ्रू कॉरेस्पॉन्डेंस, इंफॉर्मेशन थ्रू शेड्यूल्स टू बी फिल्ड बाय इन्फॉर्मेंट्स, इंफॉर्मेशन थ्रू एनिमरेटर। अब इसमें हम मदद ले सकते हैं क्वेश्चन की, शेड्यूल की। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन एक टूल ऑफ इन्वेस्टिगेशन होता है जिसमें हम क्वेश्चंस की एक लिस्ट प्रिपेयर करते हैं, और फिर जो रेस्पोंडेंट होते हैं उनसे इनके आंसर मांगते हैं। शेड्यूल और बी क्वेश्चन जैसे ही होता है। ये एक फॉर्मल मेथड होता है, ज्यादा क्वेश्चन आस्क करने का। ये एक फॉर्म की तरह होता है जिसमें जगह बनी होती है और उसमें हम फिल करते हैं इंफॉर्मेशन। सेकेंडरी डेटा,
सेकेंडरी डेटा का मतलब होता है जो किसी और ने कलेक्ट कर रखा था, उसको अगर हम यूज करें। ये पब्लिश्ड भी हो सकता है, अनपब्लिश्ड भी हो सकता है। सोर्सेज ऑफ कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डाटा, सेकेंडरी डेटा कलेक्ट करने के सोर्सेज हो सकते हैं पब्लिश्ड सोर्सेज या अनपब्लिश्ड। पब्लिश्ड सोर्सेज होते हैं जो पब्लिश्ड हो चुके हैं, जैसे इंटरनेशनल पब्लिकेशन, गवर्नमेंट पब्लिकेशन, रिपोर्ट ऑफ कमीशन कमेटी, सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन, कमर्शियल इंस्टीट्यूशंस के पब्लिकेशन, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस के पब्लिकेशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के, यूनियन के या ऑर्गेनाइजेशन के। और अनपब्लिश्ड सोर्स होते हैं कि डेटा कलेक्ट तो किया आपने यूज के लिए किसी ने, लेकिन वो पब्लिश नहीं कराया। ये इंडिविजुअल के द्वारा कलेक्ट हो सकता है, सोसाइटीज के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा या अन्य इंस्टीट्यूशन के द्वारा। मेथड ऑफ कलेक्टिंग डेटा, डेटा कलेक्ट करने की मेथड। डेटा कलेक्ट करने के मेथड को ब्रॉडली हम सेंसस मेथड और सैंपल मेथड में क्लासिफाई कर सकते हैं। सेंसस मेथड को कंप्लीट एनुमरेशन मेथड भी कहा जाता है। ये वो मेथड होता है जिसमें डेटा को कलेक्ट किया जाता है एवरी आइटम ऑफ यूनिवर्स, यानी कि हम हर डेटा को कलेक्ट करते हैं एक एक करके, हर एक यूनिट से इंफॉर्मेशन लेते हैं। ये सेंसस मेथड होता है। सैंपल मेथड होता है जिसमें हम पूरी पॉपुलेशन, यानी कि जिनके बारे में हम जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं उन सबसे नहीं पूछते, केवल कुछ को सिलेक्ट करते हैं, सैंपल लेते हैं और उनसे जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं। ये सैंपल मेथड है डेटा कलेक्ट करने का। फॉर एग्जांपल, जैसे जनसंख्या की जो इंडिया में जो भारत में जनसंख्या की कैलकुलेशन होती है वो सेंसस मेथड से होती है, क्योंकि हर पर्सन और हर परिवार का डेटा कलेक्ट होता है। सिंपल मेथड होता है जैसे मान लो कोई प्राइवेट न्यूज चैनल वाला ये जानना चाहता है कि कौन से लोग किस पार्टी को प्रेफर कर रहे हैं, तो ऐसे केस में सैंपल मेथड यूज किया जाता है। हर व्यक्ति से जानना संभव नहीं है, कुछ से पूछ लेते हैं, उसके आधार पर ओपिनियन बनती है। अब है मेथड ऑफ सैम्पलिंग, सैम्पलिंग के मेथड, कुछ मेथड रैंडम सैम्पलिंग को हो सकते हैं, नॉन रैंडम सैम्पलिंग के हो सकते हैं। रैंडम सैम्पलिंग का मतलब होता है चांस सैम्पलिंग, जिसमें सब इकाई को, सब यूनिट को बराबर चांस मिलता है अपना रिस्पॉन्स देने का। ये भी सिंपल रैंडम सैम्पलिंग हो सकती है, रिस्ट्रिक्टिव रैंडम सैम्पलिंग हो सकती है। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में इक्वल चांस होता है यूनिवर्स की हर यूनिट को, और इसमें लॉटरी मेथड का यूज किया जा सकता है, ड्रम रोटेट करके यूज किया जा सकता है, रैंडम नंबर्स का यूज किया जा सकता है। टिपेट रैंडम नंबर्स का यूज हम टिपेट टेबल या किंडोल के टेबल या स्मिथ रैंडम सैम्पलिंग नंबर्स का या फिशर्स या येट नंबर्स का यूज कर सकते हैं। अब है रिस्ट्रिक्टिव रैंडम सैम्पलिंग। इस सैम्पलिंग में भी हम रैंडम सैम्पलिंग करते हैं, बट कुछ रिस्ट्रिक्टिव मोड में। तो इसके अलग अलग टाइप है, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग, ग्रुप या क्लस्टर सैम्पलिंग और मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। बाकी पॉज करके आप किसी भी चीज को पढ़ सकते हैं। नॉन रैंडम सैम्पलिंग, नॉन रैंडम सैम्पलिंग में ये रैंडम नहीं होती है, नॉन रैंडम होती है पर्पसिव सैम्पलिंग, यानी कि पर्पस के हिसाब से डेलिबरेट इसको कह सकते हैं, मतलब जानबूझ करके अपने हिसाब से सोच समझ करके हम डेटा को, सैंपल को पहचान करते हैं, सैंपल को चयन करते हैं, चूज करते हैं। जजमेंटल, सिलेक्टिव, सब्जेक्टिव सैंपलिंग इसको कहा जाता है, पर्पसिव सैंपलिंग को। कोटा सैंपलिंग, इसमें कोटा तय कर दिए जाते हैं। कन्वीनियंस सैंपलिंग, जैसे सुविधा हो। स्नोबॉल सैंपलिंग, स्नोबॉल के हिसाब से। नेक्स्ट है लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी। ये स्टैटिस्टिकल एक लॉ है जिसमें ये माना जाता है, स्टैटिस्टिकल रेगुलर, कि अगर हम किसी डेटा को किसी सैंपल का चुनाव करते हैं डेटा के लिए और उसका एट रैंडम चुनाव करते हैं पॉपुलेशन में से, तो ये माना जाता है कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पूरे पॉपुलेशन की, उनको पोजेस करेगा। ये है लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी। नेक्स्ट है लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर्स। इसमें ये माना जाता है, ये इसी को और आगे बढ़ाता है स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी को। ये कहता है कि अब जितना ज्यादा हम सैंपल साइज रखेंगे उतना ज्यादा एक्यूरेट रहेंगे रिजल्ट, हमारे पॉपुलेशन के नजदीक रहेंगे। नेक्स्ट है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर्स, इसमें स्टैटिस्टिकल एवरेज क्या होता है? ये होता है सम ऑफ कलेक्शन ऑफ नंबर, जितने भी हमारे पास नंबर होते हैं उनको कलेक्ट करें, उनका सम निकालें और फिर उनके नंबर की संख्या से डिवाइड कर दें, तो हमारे पास एवरेज निकल आता है। इसको सेंट्रल टेंडेंसी भी कहा जाता है। इसके भी अलग अलग टाइप हो सकते हैं। काइंड्स ऑफ स्टैटिस्टिकल एवरेज या सेंट्रल टेंडेंसी। मैथमेटिकल एवरेज हो सकते हैं। मैथमेटिकल एवरेज में सिंपल हो सकता है, वेटेड हो सकता है। सिंपल में अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन हो सकता है। पोजिशनल एवरेज हो सकते हैं, मीडियन और मोड, ये पोजिशनल एवरेज है। फिर है मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन। मेजर्स ऑफ
डिस्पर्सन का मतलब होता है कि कोई सीरीज है, डिफरेंट डाटा है और उसकी जो सीरीज है उसके स्प्रेड को देखना कि कितना फैलाव है, ये मेजर ऑफ डिस्पर्सन, ये देखना कि सीरीज में फैलाव कितना है। इंडेक्स नंबर का मतलब होता है एक ऐसा स्टैटिस्टिकल डिवाइस या टूल जो इंडिकेट करता है रिलेटिव मूवमेंट्स ऑफ डाटा, यानी कि डाटा का जो रिलेटिव मूवमेंट कितना है, कितना परसेंटेज मूवमेंट करना है, एज एन एवरेज कितना चेंज आ रहा है किसी चीज में, ये इंडेक्स नंबर से पता चलता है। टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। प्राइस इंडेक्स नंबर भी होलसेल प्राइस इंडेक्स हो सकते हैं, रिटेल प्राइस इंडेक्स हो सकते हैं। क्वांटिटी इंडेक्स नंबर जो क्वांटिटी के बारे में बताते हैं, वैल्यू इंडेक्स नंबर जो वैल्यू के बारे में बताते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है रूरल डेवलपमेंट के की इश्यूज। इंडिया में लोगों की जो मेजॉरिटी है वो रूरल एरिया में रहती है और उनकी पहुंच नहीं होती है बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ की जो बेसिक नेसेसिटी है। ज्यादातर जो सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है रूरल लोगों का वो एग्रीकल्चर है। रूरल डेवलपमेंट में नीड है फोकस ऑन एक्शन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एरियाज, यानी कि जो एरियाज हो उनके डेवलपमेंट पे फोकस करने की, रूरल डेवलपमेंट पे, रूरल एरियाज पे फोकस करने की उनके डेवलपमेंट के लिए। मेजर एरियाज जहां पे फ्रेश इनिशिएटिव की रिक्वायरमेंट है रूरल एरियाज में डेवलपमेंट के लिए, वो है डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, लैंड रिफॉर्म्स, डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, स्पेशल मेजर्स फॉर एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी। क्रेडिट इन रूरल एरियाज में क्रेडिट का मतलब होता है कि क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड कराना, साख प्रोवाइड कराना, लोगों को ये हेल्प करना कि वो सामान बाई कर सके। तो रूरल इकोनॉमी जो है उसका ग्रोथ डिपेंड करता है इन्फ्यूजन ऑफ कैपिटल पे, मतलब उनके पास कैपिटल हो, पूंजी हो, जिससे वो एग्रीकल्चर या नॉन एग्रीकल्चर इंडस्ट्री काम धंधे कर सके। तो इसके लिए क्रेडिट की जरूरत है और इस काम के लिए नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड जिसको 1982 में बनाया गया, वो एपेक्स बॉडी की तरह काम करता है। इसके अंडर बहुत सारी संस्थाएं काम करती हैं जो रूरल क्रेडिट में हेल्प करती है। एग्रीकल्चर मार्केट सिस्टम का मतलब है कि ऐसी मार्केटिंग सिस्टम प्रोवाइड कराना जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो प्रोडक्ट हैं उनके असेंबलिंग, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, पैकेजिंग, ग्रेडिंग, डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करें ताकि इनकी मार्केटिंग बढ़े और लोग इनको बेच पाए, प्रॉफिटेबल बना पाए अपने काम को, जो फार्मर्स हैं वो। डाइवर्सिफिकेशन इनटू प्रोडक्टिव एक्टिविटीज, अब इसमें है कि डाइवर्सिफाई करना प्रोडक्टिव एक्टिविटीज को। डाइवर्सिफाई करने का मतलब है कि जो फार्मर्स हैं वो केवल एक काम तक सीमित नहीं रहें, वो अलग अलग काम कर सकें, जैसे वो अलाइड एक्टिविटीज भी कर पाए एग्रीकल्चर के अलावा लाइव स्टॉक, पोल्ट्री, फिशरीज एक्सेट्रा। एनिमल हस्बेंड्री के लोग जो क्रॉप है उसके साथ साथ एनिमल हस्बेंड्री भी करें, पशुपालन भी करें, कैटल, गॉट, फॉल एक्सेट्रा। और इसकी वजह से मिल्क प्रोडक्शन भी देश में बढ़ा है जब इसको यूज किया गया। ऑपरेशन फ्लड नाम से जाना जाता है, जो जिसका सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन हुआ और जिसकी वजह से मतलब कई गुना जो मिल्क का प्रोडक्शन वो इंडिया में बढ़ा और मिल्क दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर बन करके उभरा। फिशरीज है मछली पालन करना, तो इसकी फैसिलिटी प्रोवाइड कराना लोगों को, इसके बारे में लोगों को जागरूक करना, सी, ओशन, रिवर, लेक्स उनका यूज करना। हॉर्टिकल्चर के बारे में भी लोगों को जागरूक करना, तो फ्रूट्स, वेजिटेबल, ट्यूबर क्रॉप्स, फ्लावर, मेडिसिनल या एरोमेटिक प्लांट्स इनकी भी खेती करें। ऑर्गेनिक फार्मिंग, जो फार्मिंग में ही ऐसी फार्मिंग करना जो ऑर्गेनिक हो, ऑर्गेनिक इको फ्रेंडली सिस्टम होता है जिसमें केमिकल्स का यूज नहीं किया जाता है या बहुत कम किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम एंड पॉलिसीज। एनएसएसओ डिफाइन करता है अनएम्प्लॉयमेंट को, यह है एक ऐसी सिचुएशन में जिसमें लोग काम की कमी होने की वजह से या काम नहीं होने की वजह से काम ढूंढते रहते हैं अलग अलग सोर्सेज से। इकोनॉमिस्ट डिफाइन करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट को इस तरीके से कि अनएम्प्लॉयड पर्सन एक ऐसा पर्सन है जो एम्प्लॉयमेंट प्राप्त करने के एबल नहीं, मतलब एम्प्लॉयमेंट प्राप्त नहीं कर पा रहा है और वो नहीं कर पा रहा है 1 आवर इन हाफ ए डे, तब उसको अनएम्प्लॉयड कहा जाएगा। अनएम्प्लॉयमेंट नॉर्मली एक ऐसी सिचुएशन में जिसमें जो लोग काम करने के विलिंग है, करना चाहते हैं बट उनको जॉब नहीं मिल रही है, उनको अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है या अनएम्प्लॉयड लोग पीपल कहा जाता है, अनएम्प्लॉयड पर्सन कहा जाता है। अंडर एम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन है जिस सिचुएशन में पर्सन को फुल टाइम जॉब नहीं मिलता, मतलब जॉब तो मिल रहा है, काम तो मिल रहा है लेकिन फुल टाइम नहीं है, तो अंडर एम्प्लॉयमेंट कहलाता है। डिस्प्लेस्ड अनएम्प्लॉयमेंट,
ये ऐसी सिचुएशन है जिसमें लोग काम तो कर रहे हैं, बट एक काम में जरूरत से ज्यादा लोग लगे हुए हैं। जैसे कोई काम 4 आदमी कर सकते हैं, बट उसमें 8 आदमी लगे हुए हैं, तो ये छुपी हुई बेरोजगारी है, दिखेगी नहीं। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है जिसमें लोगों को एक पर्टिकुलर सीजन आता है तो काम मिल जाता है, बाकी साल के दौरान वो खाली रहते हैं। वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट ऐसी सिचुएशन है जिसमें जॉब तो अवेलेबल है, लेकिन लोग उस जॉब को करना नहीं चाहते हैं। उसके कारण हो सकते हैं कम वेज मिलना या अन्य कोई कारण। इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट वो सिचुएशन है जिसमें लोग काम करना चाहते हैं, विलिंग टू वर्क, बट उनको जॉब मिल ही नहीं रही है, ये इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट है टॉपिक, और ये लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का, इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991। पोस्ट 1990 यानी कि 1990 के बाद इंडिया में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बनी, जिसमें एम्फेसाइज दिया गया, मतलब जोर दिया गया लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन पे। इसमें पब्लिक सेक्टर का जो रोल था वो रीडिफाइन किया गया। दरअसल 1991 से पहले का जो सिस्टम था 47 के बाद और 1990 तक, उसमें पब्लिक सेक्टर का मेजर रोल था, लेकिन 1991 में रीडिफाइन किया गया और जो प्राइवेट सेक्टर था उसका रोल बढ़ा दिया गया। इसमें जो चेंजेज आए उनकी वजह से नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज जिनको रिजर्व किया गया था पब्लिक सेक्टर के लिए वो 17 से धीरे धीरे कम हो गए। 1956 में इंडस्ट्रियल पॉलिसी के रेजोल्यूशन के मुताबिक 17 इंडस्ट्रीज रिजर्व थी पब्लिक सेक्टर के लिए। 1991 में केवल 8 इंडस्ट्रीज रह गई थी पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व। 2001 में केवल 3 इंडस्ट्री रह गई थी रिजर्व पब्लिक सेक्टर के लिए, और प्रेजेंटली केवल 2 इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो पब्लिक सेक्टर में काम मतलब पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व है। ये जो काम है ये पब्लिक सेक्टर की इंडस्ट्री करेगी, प्राइवेट इंडस्ट्री नहीं कर सकती है। और ये 2 काम है एटॉमिक एनर्जी और रेलवे। और रेलवे में भी कुछ काम ऐसे हैं जो प्राइवेट सेक्टर में दिए जा रहे हैं अब, जैसे कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस इन सम एरिया। नेक्स्ट है इकोनॉमिक पॉलिसी। इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है? इकोनॉमिक पॉलिसी होती है जो एक गवर्नमेंट अपने देश की इकोनॉमिक सिचुएशंस के लिए गाइडलाइन तैयार करती है। तो इकोनॉमिक पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जुलाई 1991 में जो अडॉप्ट की उसको न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के नाम से जाना जाता है। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की जो मेन फीचर्स थी वो थी लिबरलाइजेशन इकोनॉमी में, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, साथ ही साथ फिस्कल रिफॉर्म्स करना, फाइनेंशियल रिफॉर्म्स करना। तो ये था आज का टॉपिक, और इनके डिटेल जो वीडियोस अगर देखना चाहेंगे तो अलग से वीडियोस अवेलेबल है पीजीटी कॉमर्स कोर्स पे, आप देखेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पे, तो वहाँ पे आपको सब चीजों के डिटेल भी वीडियोस मिल जाएंगे। ये इन नटशेल था फर्स्ट रिवीजन के लिए, ये पहला पार्ट था आरपीएससी के लिए। इसका सेकंड पार्ट आएगा और उसमें भी कॉमर्स के कुछ टॉपिक्स होंगे, और इस तरह 3 पार्ट में कॉमर्स का कंप्लीट रिवीजन आप कर पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। हम आपकी हर संभव हेल्प करेंगे आपकी पीजीटी की प्रिपरेशन में, पीजीटी कॉमर्स की प्रिपरेशन में, चाहे आप राजस्थान या इसके अलावा अन्य किसी भी स्टेट में पीजीटी के लिए तैयारी कर रहे हैं, या आप असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स के लिए तैयारी कर रहे हैं। उसके बारे में रिलेटेड महत्वपूर्ण वीडियो समय समय पे आते रहेंगे। जैसे ही कहीं की रिक्रूटमेंट आती है तो उससे रिलेटेड वीडियोज हम डालते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।